यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राजनीति में आने का फैसला किया। आई वॉज वेरी क्लोज टू अटल बिहारी वाजपेयी साहब। लोग उनको भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं अभूतपूर्व प्रधानमंत्री कहता हूँ। अटल जी ने मेरे दोनों कंधों पे हाथ रख के मुझे कहा था, महाभारत में सबसे अच्छा काम गजेंद्र चौहान ने किया है, युधिष्ठिर ने। अगर आज महाभारत आप देखें, सीन में हो या ना हो, चर्चा युधिष्ठिर की, सेंटर पॉइंट जो है युधिष्ठिर है। आपको लगता है सर, क्या कलाकारों को वो राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मुकेश खन्ना साहब को क्या दिक्कत है आपसे? मुकेश खन्ना साहब ने कहा था इस प्रोग्राम में तो लड़कों को लड़की बना के नचाया जाता है। मैंने कहा इसका तो सीधा जवाब है, महाभारत में अर्जुन लड़की बन के नाचा था तो उन्होंने महाभारत क्यों नहीं छोड़ी? सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? चावल खा खा के मेरा वजन बढ़ा और फेस पे मोटापा आ गया। जब मैं वापस आया, नीतीश का और मेरा फिर साथ में स्क्रीन टेस्ट होना शुरू हुआ। फाइनल स्क्रीन टेस्ट हुआ। रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि मुझे जो है नीतीश की स्माइल थोड़ी बेटर लग रही है गजेंद्र से, तो उन्होंने उनको फाइनल किया। आई वॉज आउट। रोजाना जैसे ही खत्म होता था तो रवि चोपड़ा साहब बोलते थे पैकअप, लेकिन जिस दिन वो शॉट हुआ उन्होंने बोला महाभारत पैकअप, और सबकी आंखों में आंसू आने शुरू हुए। और मुंबई के बारे में बहुत मशहूर है, जो ट्रेन से आता है वो प्लेन से जाता है, जो प्लेन से आता है वो ट्रेन से जाता है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, और उसके बाद कहा गया कि ये सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते थे, झुकाने वाला चाहिए। इस्तीफा वॉज नो सोल्यूशन। ये तो एक ईगो क्लैश थी कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम मानेंगे नहीं। क्या धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक कराए? पहली जितनी सरकारें हैं उनमें पेपर लीक नहीं हुए। ये छात्रों का विरोध नहीं था, ये पॉलिटिकल था पूरा। आपको और धर्मेंद्र प्रधान को कंपेयर किया गया, सरकार के दो बड़े गलत डिसीजन। FTI के कुछ स्टूडेंट मेरे घर पे माफी मांगने आए थे कि हमसे गलती हो गई, कि हमने प्रोटेस्ट किया। हमने प्रोटेस्ट किया आपके खिलाफ। वन थॉट आपको आया कि यार इतना बवाल मचा है, इतना प्रोटेस्ट है, छोड़ देता हूँ मैं पद। मेरी गलती नहीं है तो मैं छुप क्यों छोड़ूं? सरकार जागी नहीं थी जब तक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जब प्रोटेस्ट हुआ तब सरकार जागी कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, तभी धड़ाधड़ NTA में बर्खास्त हुए। एक अकेला आदमी कैसे संभाले? प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे देश में, इतने काम कर चुके, प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि दूसरे भी लोग हैं ना। ये आपकी राजनीतिक पहचान है, इसीलिए आपको पद दिया। ये उनका नैरेटिव है। देखिए, मीडिया और कलाकार का पति पत्नी का रिश्ता होता है। आपने दुश्मन बहुत रखे हैं, पता नहीं, पैदा होते ही रहते हैं हमेशा। आपने जिनके साथ काम किया उन्होंने भी आपका विरोध किया? बहुत विरोध किया। जलन, नथिंग एल्स, जेलसी। नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात अर्जुन को बहुत अच्छी बोली। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ता जाएगा, मैं धरती पर स्वयं प्रकट होऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच ही हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं पॉडकास्ट में, वो बहुत खास है। मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहती थी और आज शायद वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। महाभारत के युधिष्ठिर, याद तो है? युधिष्ठिर का किरदार इतने जीवन तरीके से जिया उन्होंने कि शायद उनका असली नाम लोग भूल गए। लेकिन जब असली नाम सामने आया तो फिर कहा गया कि निंदक नियरे राखिए। उन्होंने अपने आलोचकों को संभाल के रखा और उनका जवाब डंके की चोट पर आता है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गजेंद्र चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद निधि जी। आपने शुरुआत में जो कहा नमस्कार, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि हर हिंदुस्तानी जब भी एक दूसरे से मिले तो जय हिंद बोले, नमस्कार ना बोले। जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कहाँ से शुरू करें? आपके एक्टिंग में आने से लेकर, या आपके युधिष्ठिर में चांस मिलने को लेकर, वो BR चोपड़ा का? क्योंकि देखिए, सबको बड़े पर्दे पर वही याद है, दरअसल छोटे पर्दे पर वही याद है, वो युधिष्ठिर जिसने निभाया वो किरदार। नहीं निधि जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी वो जिंदगी जो पर्दे पे आई वो लोग सब जानते हैं। पर्दे के पीछे और पर्दे के पहले की जिंदगी के अगर विषय में मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है मेरी। ठीक है। और मैंने एक ज़िंदगी में 4-5 ज़िंदगी जी है, ये अवसर जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। अच्छा।
कैसे? मैं एक गांव का रहने वाला हूँ और गांव है दिल्ली का। भारत में भी मैं इंद्रप्रस्थ का हूँ और महाभारत में भी इंद्रप्रस्थ का हूँ। तो क्या बात है। वो गांव जो है दिल्ली का एक करोल बाग क्षेत्र में खामपुर नाम का गांव है। वो इतना मशहूर नहीं हुआ, लेकिन उसी के साथ में जो ट्विन विलेज है, जुड़वा गांव है, वो शादीपुर, वो आपने सुना होगा। जी। दिल्ली में शादीपुर डिपो भी है और शादीपुर मेट्रो स्टेशन भी है। जी। तो उसी के एकदम साइड में गांव है खामपुर। लेकिन बहुत छोटा सा गांव है, 200 घर भी उस गांव में नहीं है। इसलिए उस गांव में कहा जाता है कि मुंबई जो है लोग सपने में भी नहीं देखते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि मेरे फादर साहब जो थे वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और डॉक्टर बनने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे। मैंने प्री मेडिकल किया और मज़े की बात यह है कि 11th मैंने साइंस मैथमेटिक्स से की थी। अच्छा। और फिर बायोलॉजी चेंज करने के लिए मैं यूपी गया और मेरठ यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से जाके मैंने 12th बायो में की। 4 साल का कोर्स मैंने बायो का 1 ही साल में कंप्लीट किया। फिर प्री मेडिकल दिया और प्री मेडिकल में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो आपका मन था डॉक्टर बनने का? मेरा मन ज़्यादा नहीं था, लेकिन फादर की इच्छा ये थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं फादर की इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश करता रहा, जिसमें मैं असफल रहा। फिर मैंने किया कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो देने शुरू किए। जैसे IMA का दिया, NDA का दिया, दूसरे जितने भी कहीं भी ये निकलता था तो मैंने वो दिया। उसी दौरान मेरा सिलेक्शन जो है रेडियोग्राफी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में हो गया। अच्छा। और मैंने वहीं से डिप्लोमा किया रेडियोग्राफी में, एम्स दिल्ली, क्योंकि तब तो एक ही था एम्स था हिंदुस्तान में। तो एम्स में एडमिशन होना भी अपने आप में एक बड़ा क्राइटेरिया था। बड़ी बात है। और मैंने वहाँ से रेडियोग्राफी किया, और वहीं की हमारी जो बाद में डायरेक्टर भी बनी एम्स की, डॉक्टर स्नेह भार्गवा, आई वॉज वेरी क्लोज टू हर बिकॉज ऑफ माई वर्क। एक्चुअली मैं जब भी किसी के बहुत क्लोज रहा हूँ, बड़े ऑफिसर के या बड़े नेता के, किसी के भी, बिकॉज ऑफ माई वर्क। कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि मैं तो इस दुनिया से बहुत ही दूर का लड़का था। और एक्टिंग की दुनिया से, पॉलिटिक्स की दुनिया से बहुत दूर का था। और आपको हैरानी होगी कि आई वॉज वेरी क्लोज टू अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अच्छा। लोग उनको भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं अभूतपूर्व प्रधानमंत्री कहता हूँ। वो इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पिछले 100 साल में नहीं आए और अगले 100 साल में भी नहीं आए। तो क्लोज कैसे थे? ये महाभारत की वजह से थे। अच्छा। उन्होंने प्रेज किया था। उन्होंने एक लहरें मैगजीन आती थी, उसमें एक इंटरव्यू छपा था बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ का। उसमें अटल जी का एक इंटरव्यू था, और मुझे याद है 92 में वो इंटरव्यू लिया गया था। और उन्होंने कहा था, तो उनसे पूछा गया था जर्नलिस्ट ने कि महाभारत में सबसे अच्छा काम किसने किया। अच्छा। तो उन्होंने ये डिफाइन किया था कि महाभारत में सबसे अच्छा काम गजेंद्र चौहान ने किया है, युधिष्ठिर ने। लोग युधिष्ठिर बोलते हैं, वो युधिष्ठिर बोलते थे, पूरा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जी। और उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में भी स्थिर हो। सबसे बढ़िया काम उस लड़के ने किया है। ये ऑन रिकॉर्ड है कैमरे पे। ठीक। ये मुझे वहाँ से जानते थे, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया 2004 में। अच्छा। एनीवे, मैं अभी उस लाइफ की शुरू करता हूँ। उस गांव से मैं एक दिन हमारे दोस्त थे एम्स में, उन्होंने मुझे कहा कि यार इतने सारे कंपटीशन देते हो, आज रोशन तनैया साहब एक्टिंग क्लासेस का एक ऐड निकला है पेपर में, और दिल्ली में वो इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। अच्छा। चैम्प्स क्लब में, दिल्ली का जो चैम्प्स क्लब है उसमें। आपके दोस्त ने कहा? हमारे दोस्त ने कहा। ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब मैं एम्स के लिए तैयारी कर रहा था जाने के लिए, सुबह 8 बजे नहा धो के तैयार हुआ, और मैं शीशे में जाके अपने आप को देखने लगा, हीरो लगता हूँ कि नहीं लगता हूँ। अच्छा। अब एक वो होता ना कि डबल माइंड, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, इंटरव्यू देने जाऊँ या एम्स जाऊँ, दो मन चलते हैं। दो मन चल रहे थे। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं जाके आता हूँ। ऐड का था? ऐड तो आई थी, उसमें सिलेक्शन था एक्टिंग क्लासेस के लिए। एक्टिंग क्लासेस के लिए रोशन तनेजा साहब दिल्ली आए थे स्टूडेंट्स का चयन करने। अच्छा, समझ गई। तो मैं चैम्प्स क्लब पहुंचा, देखा तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ, 200 के ऊपर लड़के लड़कियाँ आए हुए थे इंटरव्यू देने। अच्छा। तो घबराहट हुई आप?
मैं देखा यार हम कहाँ प्लेस करते हैं इसमें। तो मैं जाके बैठ गया और मैं बैठा सबसे पीछे एकदम लास्ट में, लास्ट बेंचर। और मज़े की बात यह है कि रोशन तनेजा साहब जब आए और उन्होंने सब नज़र डाली तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ। आई वॉज द फर्स्ट वन टू कॉल। अच्छा, शायद मेरी पहली नज़र में तकदीर जो है घुमा रही। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी मुझे अंदर, वो रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड किया। और मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। आई वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ समबडी सेड कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, ग्रेन्स बहुत अच्छे हैं आवाज़। अच्छा। आई वॉज शॉक्ड, मुझे समझ नहीं आया ये ग्रेन्स क्या होता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें सेलेक्ट करता हूँ और मैं मुंबई जाऊँगा और तुमको लेटर भेजूँगा। अच्छा। और ये हो गया। उसके बाद मैं एम्स चला गया, जॉब किया। अब कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा कि लेटर आ गया तो मैं क्या करूँगा, फादर को क्या बताऊँगा। फादर को तो एक्टिंग का मालूम ही नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद में लेटर आ गया, टेलीग्राम आया एक्चुअली कि आप सेलेक्टेड है, आप सेलेक्ट हो गए और 1 जुलाई से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप आइए ज्वाइन कीजिए। अच्छा। फादर को मैंने कहा कि एक कोर्स है बॉम्बे में 1 साल का, तो मैं कर रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने कहा किस चीज़ का है। मैंने कहा कुछ ये फिल्मों काम करने का है। तो बोले 1 साल के बाद आ जाओगे। तो मैंने कहा हाँ 1 साल का ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। थोड़ा झूठ बोला मैंने, धर्मराज ने पहली बार झूठ बोला। बताइए। और धर्मराज ने झूठ बोला। ये डायलॉग अच्छा है। तो फादर ने जो है परमिशन दे दी। तो 1 जुलाई को मैंने राजधानी दिल्ली से पकड़ी और मुंबई पहुंचा। और मुंबई के बारे में मैंने सुना था कि आपका सामान चोरी हो जाता है स्टेशन पे। अब स्टेशन पे मुझे बॉम्बे सेंट्रल पे ये नहीं पता था कि बाहर कहाँ से जाते हैं। अच्छा। तो मैंने अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना शुरू किया। सामने देखा चाय का एक स्टॉल था, मैं वहाँ गया, पैरों के बीच में मैंने बैग दबाया और खड़ा रहा और कहा भाई एक चाय दो। तो वो बोले कटिंग। वो पहली बार वर्ड सुना, कटिंग चाय मुंबई स्टाइल। मुंबई। तो वो चाय पीते पीते मैंने अंदाज़ा लगाया कि लोग किधर से बाहर जा रहे हैं। तो मालूम पड़ा कि इधर से बाहर का रास्ता है। अच्छा, आपने टटोला और ये आइडिया है कि बाहर जाने का रास्ता ये है। बाहर आगे एक टैक्सी की ज्वाइन की टैक्सी की अगले दिन से ज्वाइन की? नहीं, अगले दिन से ज्वाइन नहीं किया। 3 दिन धक्के खाए। क्या हो गया, रोशन तनेजा साहब ने जो हमें एड्रेस दिया था वो एड्रेस बदल दिया उन्होंने। अच्छा। और हम धक्के खाते। फ़ोन था नहीं? हाँ जी, फ़ोन होते नहीं थे। उसके अलावा मुंबई पता नहीं थी, पहली बार मुंबई। तो एक 7 बंगला यहाँ जगह है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, पंजाबी रेस्टोरेंट था, उसमें खाना खाते खाते वहाँ कुछ लोग बैठे थे, वो एक्टिंग की बातें कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, जो ओनर थे, मैंने कहा यहाँ कोई एक्टिंग क्लास चल। उन्होंने कहा जी हाँ जी इतने चल दी है नेड़े भाई। तो मैंने कहा किधर, पंजाबी में उन्होंने बोला। तो मैं वहाँ गया तो देखा तो रोशन तनेजा क्लासेस चल रही। अरे ओहो, ये 4 दिन के मेरे स्ट्रगल के बाद, मतलब स्ट्रगल जो है शुरू से ही रहा मुंबई में। पहले दिन से लेकिन मुंबई की परिभाषा मैंने की हुई है, मम बा आई। मम का मतलब माँ, बा का मतलब माँ, आई का मतलब मराठी में माँ। तो मुंबई शहर माँ का रूप है, आपको जाने नहीं देती है। एक बार उसके आंचल में आ गए तो वापस नहीं जाने देती है। और मुंबई के बारे में बहुत मशहूर है, जो ट्रेन से आता है वो प्लेन से जाता है, जो प्लेन से आता है वो ट्रेन से जाता है। अच्छा, मैं सोची जो प्लेन से आता है प्लेन से जाता है, वो फिर हेलीकॉप्टर से भी ऊपर जाता है। अच्छा, मुझे ऐसा फील हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुंबई या तो निगलती है या उगलती है। हाँ, या तो ये तो मैंने कहावत 3 दिन में वापस कर देती है, या फिर निगल लिया तो सारी जिंदगी फिर छोड़ देनी है। और हुआ भी ऐसे ही। फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, एक्टिंग क्लासेस खत्म की। उसके बाद घर लौटे तो बाबूजी ने नहीं बोला? नहीं, फिर उनको समझ में आ गया धीरे धीरे कि मन वहीं लग रहा है कि कुछ इसका सेटलमेंट हो गया है। और मैंने फिर काम करना ढूंढना शुरू किया। तो लकी मैं इस मामले में रहा कि मुझे काम मिलता चला गया। मुझे काम की कभी कमी नहीं रही। ये मैं शायद फिल्म इंडस्ट्री का, ऊपर वाले का एहसानमंद हूँ कि मुझे काम की कभी भी कमी नहीं रही, आज भी। तो जो BR चोपड़ा का आपको मिला जी, युधिष्ठिर का रोल, जी,
वो कैसे? नहीं, युधिष्ठिर का मुझे कभी ऐसे बताया नहीं गया? नहीं, कभी भी नहीं मिला। ये तो लास्ट मिनट में मिला। कैसे? 1984 में एक ऐड निकली थी कि बी आर चोपड़ा के कंपनी के अंदर में महाभारत बन रहा है और उसमें कलाकार चाहिए। तो मेरा पहला टेस्ट जो था वो कृष्ण के लिए था। आई वॉज सेलेक्टेड एज कृष्णा। मेरा जो ऑडिशन हुआ 7-8 बार ऑडिशन हुआ कृष्णा के लिए। नीतीश जो था उस वक्त विदुर के रोल के लिए था। अच्छा। हाँ, क्योंकि दुबला पतला था तो दासी पुत्र का रोल जो है वो उनको मिला था। वो फाइनल हुए थे इसके लिए। लेकिन क्या हो गया उन दिनों ना, मैं जब महाभारत 84 में स्क्रीन टेस्ट हुए, 85 हो गया, 86 हो गया, तो मैंने बीच में किसी के थ्रू मैं मिला एक मलयालम प्रोड्यूसर से और उसने मुझे ऑफ़र किया मलयालम फिल्म का और मैं वो फिल्म करने केरला गया और वो फिल्म हो गई हिट। तो वहाँ से मेरे पास लाइन लग गई। साउथ में क्या होता है, यू आर नोन बाय योर हिट्स, 100 days, 25 वीक्स, 50 वीक्स। तो वो पहली फिल्म इतनी अच्छी चली वहाँ पे मेरी, वो प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई और मैंने फिल्में करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत सारी साउथ की फिल्में की, बहुत फिल्में की बिफोर महाभारत। लेकिन वहाँ पे जो खाना था वो नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन होता। तो मलयाली रटते थे आप? रटता था मैं, याद करता था। मैंने एक असिस्टेंट रखा था। डिफिकल्ट थी? बहुत डिफिकल्ट थे बिकॉज उसके अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा है। मोर देन 200 अल्फ़ाबेट्स होते हैं मलयालम में और यू हैव टू टर्न योर टंग ट्विस्टर होते हैं सारे। अच्छा। तो लेकिन मैंने कोशिश करके, मेरे अंदर एक चीज़ बचपन से है, मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊं तो उसे करके मानता हूँ। वो हिम्मत पता नहीं परमात्मा ने दी हुई है, मेरे फादर की तरफ से है। मेरे अंदर हिम्मत की कमी नहीं है और 100% मैं उसमें देने की कोशिश करता हूँ। मैं उससे पीछे नहीं हटता। और फिर मैंने फिल्में की बहुत सारी। वो करते करते वहाँ चावल खा खा के मेरा वज़न बढ़ गया। अच्छा। और फेस पे मोटापा आ गया। जब मैं वापस आया तो रवि चोपड़ा साहब जो डायरेक्टर थे महाभारत में, उन्होंने बोला कृष्ण क्या कैसे करेगा? शूटिंग कब से शुरू होनी थी? 88 में। अच्छा। तो ये 86 का दौर है जो मेरा मलयालम फिल्म। 2 साल में आपने वज़न बढ़ा लिया? बहुत वज़न बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा यार तू तो स्क्रीन टेस्ट लिया तो अब नीतीश का और मेरा फिर साथ में स्क्रीन टेस्ट होना शुरू हुआ। अच्छा। दोनों की हिंदी अच्छी, दोनों की संस्कृत अच्छी, दोनों की डायलॉग डिलीवरी, लुक अच्छा दोनों का। अब यहाँ पे चोपड़ा साहब के यहाँ पे टसल चल रही थी कि धर्म संकट की किसको लिया जाए। फाइनली एक दिन जो फाइनल स्क्रीन टेस्ट हुआ उसमें 7 लोग थे वहाँ पे बोर्ड में, तो 3-3 का इक्वल हुआ। सिर्फ एक वोट रह गई, वो थी रवि चोपड़ा साहब की। तो रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि मुझे जो है नीतीश की स्माइल थोड़ी बेटर लग रही है गजेंद्र से। तो उन्होंने उनको फाइनल किया और आई वॉज स्माइल पे, लास्ट स्माइल पे, और आई वॉज आउट। थोड़े दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कि बलराम का रोल है आप। तो बुरा लगा होगा आपको? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि श्री कृष्ण का मैंने तैयारी की थी एक्चुअली। और उसके बाद मुझे बलराम का रोल ऑफर हुआ है। बलराम वॉज नोवेयर नेक्स्ट टू कृष्णा। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। आपने मना कर दिया? मना कर दिया। तो आई वॉज टोटली आउट ऑफ महाभारत। एक दिन मैं फिल्म सिटी किसी प्रोड्यूसर को मिलने गया था दूसरे काम से, और मैं जब वापस लौट रहा था, उन दिनों मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, एक बाइक थी मेरे पास जिससे मैं ट्रैवल करता था। ले ली थी बाइक आपने? है जी, बाइक ले ली थी आपने? हाँ, बाइक ले ली थी। अच्छा। वो बाइक का ये था कि 8,200 में ली थी और 8,200 में यूज़ करने के बाद बेची थी 2 साल। अच्छा, उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं बनी। एनीवे जी, ये ज़िंदगी के कुछ पल हैं जो, हाँ, और ये अनसुने हैं, अनसुने, मैंने तो कभी नहीं सुने जी। तो इसके पहले एक बहुत अच्छा किस्सा आपको सुनाऊंगा जो जी जरूर, बहुत अच्छा मेरी लाइफ का है। फ़ोन नहीं हुआ करते थे तब, तो लैंडलाइन होती थी। लैंडलाइन भी नहीं होती थी, वो भी लगाना पड़ता था, या पड़ोसी का केयर ऑफ नंबर देना पड़ता था। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक पीसीओ था, तो पीसीओ पे जो व्यक्ति था उससे हमने उसका नंबर मांगा। तो उसकी कंडीशन ये थी कि आने वाले फ़ोन का 1 रुपया लगेगा, जाने वाले फ़ोन का 1 रुपया लगेगा। करोगे यहाँ से तो 1 रुपया, और तुम्हारे नाम का जो फ़ोन आएगा उसका 1 रुपया। अच्छा। तो हम जब स्ट्रगल करके सारा दिन बस स्टॉप पे उतर के भागते थे पीसीओ की तरफ कि कोई फ़ोन तो नहीं आए। एक दिन का किस्सा ऐसा है कि
मैंने कहा कि भाई मेरे फ़ोन है, क्या नाम? मैंने कहा गजेंद्र चौहान। हाँ पहले 8 रुपये दो, तुम्हारी 8 कॉल आई है, 8 फ़ोन आए तुम्हारे। तो आई वॉज शॉक्ड। तुम पहले पैसा दो 8 रुपये। मैंने 8 रुपये दिया। 8 रुपये बहुत महंगा होता था। हाँ उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट 83। 83। तो मैंने उसको 8 रुपये दिया। हाँ भाई किसके फ़ोन थे? आप ही के फ़ोन थे, आप दिन भर फ़ोन करके पूछते रहे मेरा कोई फ़ोन तो नहीं आया, मेरा कोई फ़ोन तो नहीं है। अरे तो अपने ही फ़ोन के मुझे 8 रुपये देने पड़े, क्योंकि दिन में हम उनको फ़ोन करके हाँ, पूछते समझ थे। गई मैं। तो जैसे ही उनको गया तो 1 रुपया अच्छा फिर किसका फोन आया? मेरे ही फ़ोन थे ना 8। हाँ। पर आया किसका था? फोन किसके आए थे? मैं ही बाहर से करके पूछ रहा था, मेरा कोई फ़ोन तो नहीं आया। ओहो वही तो बता रहा अच्छा हूँ। ये सबसे है आप ही का फोन? नहीं, मुझे लगा किसी का फोन आया। नहीं, हम तो वो ये बता दिन रहे में उस नंबर पे फ़ोन करके पूछते थे कि भाई मेरा कोई फ़ोन तो नहीं आया। अच्छा मेरा तो कोई उसका फोन 1 रुपया हो गया, फ़ोन आया ना। बड़े मजेदार है। तो अपने ही फ़ोन के 8 रुपये देने। अच्छा तो इस तरह की आयरनी है ये। आयरनी एक और सुनाता हूँ मैं आपको। देखो भाषा की आयरनी कैसे होती है। मैं नया नया मुंबई में आया, तीसरा या चौथा दिन था, मैं पेइंग गेस्ट रहता था किसी के यहाँ विलेपार्ले ईस्ट में, एयरपोर्ट कॉलोनी में। तो सुबह जो है मुझे वर्सोवा आना पड़ता था क्लासेस के लिए, तो करीब 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस बस से करता था। तो मुंबई में क्या है, लाइन लगती है बस के लिए, इट्स ए वेरी डिसिप्लिन सिटी। तो मेरे फादर ने जब मैं दिल्ली से मुंबई के लिए चला था तो ये कहा था 2 चीज़ों से परहेज रखना, सक्सेस तुम्हारा साथ आएगी। कौन सी 2 चीजें? पहली शराब, जब तक सक्सेस ना मिले शराब नहीं पीना। दूसरा कोई अफेयर नहीं करना, किसी लड़की की बाजी के चक्कर में नहीं पड़ना। ये उन्होंने खुल के मुझसे कहा था, एक बाप होने के। पहली बार किसी बाप ने, हम तो गांव के लोग हैं, बाप इतना खुल के बात नहीं करता, बोलते नहीं है। लेकिन उन्होंने मुंबई के लिए मुझे हिदायत दी थी। हुआ यूं कि बस की लाइन खड़ी थी, बस की लाइन में मैं जाके लाइन में खड़ा हुआ तो मेरे पीछे एक लेडी आके खड़ी हुई। तो मैं इधर, दिमाग तो घूमता रहता था ना, क्या करें। स्ट्रगल शुरू हुआ है अभी, और स्ट्रगल उस व्यक्ति का शुरू हुआ है जो नौकरी करके आया है, जिसने पैसा कमा के आया है। एम्स में सोचिए। एम्स में वो भी। तो जैसे ही बस आई वो लड़की पीछे चिल्लाने लगी, लेडी, लवकर। मैं लाइन से बाहर आ गया। मैंने बोला रोड के ऊपर बोल रही है लवकर। अच्छा इतना खुला शहर है मुंबई। तो लवकर का मतलब यहाँ होता है जल्दी कर। और मैं समझा लवकर। तो मैं घबरा गया एकदम, लाइन से बाहर आ गया, अकेला खड़ा हुआ सोचता रहा। थोड़ी देर में देखा तो लाइन बहुत लंबी हो गई, यहाँ तो लाइन 1 सेकंड में बढ़ जाती है। फिर मैं पीछे जाके लाइन में खड़ा हुआ और मैंने 4-5 दिन के बाद किसी दोस्त से पूछा, ये लवकर यार रोड पे लेडीज बोलती हैं। बोलते भाई साहब लवकर का मतलब है जल्दी करो। तुम जो चेती करो हैं, चेती करो। हाँ, पंजाबी में कहते हैं। जी। तो ये भाषा का मिसअंडरस्टैंडिंग। तो फिर आपको जब बुरा लगा कि नहीं मिला रोल आपको श्री कृष्ण का, हाँ जी, तो फिर कैसे युधिष्ठिर का रोल कैसे आया? हाँ वही युधिष्ठिर का मैं बता रहा हूँ कि मैं फिल्म सिटी गया था किसी और काम से, और जैसे ही वहाँ सेट लगा हुआ था महाभारत की शूटिंग शुरू हो गई थी 88 में। ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा, 17 अगस्त 88 का दिन था। तो मैं फिल्म सिटी गया था और मैंने कहा यहाँ महाभारत की शूटिंग चल रही है, कौन कर रहा है? पापा जी कर रहे हैं, रवि साहब कर रहे हैं। अच्छा। पापा जी मतलब चोपड़ा साहब। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं रवि साहब हैं, और रवि साहब से हम लोग की अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। ठीक है। तो बाहर जो आदमी था उसने कहा रवि साहब शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं गया और रवि साहब शूटिंग कर रहे थे, मैं पीछे खड़ा हुआ देखता रहा कैमरे में। हाँ। ये वो दिन था जिस दिन मैं युधिष्ठिर का रोल मुझे फाइनल हुआ था। अच्छा। तो अचानक उनकी मेरी नज़र पड़ी। तो उनका स्टाइल था पंजाबी स्टाइल, ओए चाचे की कर रहा है? तो मैंने बोला कुछ नहीं। क्यों? तेन बलराम रोल दिता सी ना? मैंने कहा मैंने करना नहीं है। अच्छा कोई नहीं। जाके वो सीन कर रहे थे जहाँ भीष्म पितामह अंबिका और अंबालिका के मुकुट गिराता है। जी। वो शॉट हो रहा था। तो जाके शॉट लेके आए, वापस आए जी। तो ऐसे देखते रहे मेरे को। कूफी पेंटर साहब वहाँ बैठे थे और धर्म चोपड़ा साहब कैमरामैन थे। तो उन्होंने कहा धर्म चोपड़ा साहब को, गजेंद्र युधिष्ठिर में कैसा लगेगा?
ये पहली बार मैंने सुना। तो धर्म चोपड़ा आप साहब, वहीं खड़े हुए थे? मैं खड़ा था, मेरे सामने ही बोला जी उन्होंने। जी जी। तो धर्म चोपड़ा साहब ने बोला बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा आई एम नॉट हैप्पी विद द बॉय हु इज प्लेइंग युधिष्ठिर। वो कौन कर रहा था? वो कर रहे थे ललित तिवारी साहब, जो संजय का रोल किया जिन्होंने बाद में। जी। तो वो 5 भाइयों के कॉम्बिनेशन में बोला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो मेरे बोला क्या कर रहा है तू? मैंने कहा कुछ नहीं, जल्दी में तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। ड्रेसमैन इधर आओ, इनको जाओ युधिष्ठिर के कपड़े पहना के लाओ। ऊपर गए, मेकअप मैन को बोला इनका मेकअप करके लाओ। वापस आए तो धर्म चोपड़ा साहब जो कैमरामैन थे, B.R. चोपड़ा साहब के छोटे भाई, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम 5 भाइयों में परफेक्ट लग रहा है। तो मेरे को बोले कल क्या कर रहा है? मैंने कहा काम ही नहीं, करूँगा क्या मैं? तो बोले कल ऑफिस आ जाओ, पापा जी के पास चलते हैं। चोपड़ा साहब को अगले दिन पूरा जो फाइनल गेटअप आपने देखा है स्क्रीन पे, जी, वो जी। करके चोपड़ा आप साहब पूरे गेटअप में गए? नहीं, ऑफिस में जाके किया। अच्छा अच्छा। ऑफिस में जाके वहाँ दिखाया? पूरा गेटअप किया, मेकअप किया, मेकअप मैन को बुलाया हुआ था, ड्रेस मैन को बुलाया जी, हुआ था, जी। पूरी सेम ड्रेस पहना के मेरे को चोपड़ा साहब के सामने ले गए। तो चोपड़ा साहब बोले बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, राही साहब को दिखा लो। वहाँ क्या होता है, सबकी ओपिनियन होती है, ईगो क्लैश ना हो। हाँ। इतने में जैसे ही वो चलने लगे, हम लोग गोफी मेरे साथ थे, वो जाने लगे तो राही साहब सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, देखिए समय कैसे आता है आपका। तो उन्होंने बोला राही साहब गजेंद्र को चोपड़ा साहब ने उसके लिए फाइनल किया है, तो बोला कि आपको दिखा लें। तो उन्होंने देखा मैम यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अच्छा, आप पूरे गेटअप में थे? पूरे गेटअप में थे। तो बस फिर वो देख लिया सामने, हाँ। विजन इज क्लियर। जी। हाँ। फिर उन्होंने बोल दिया पंडित जी को भी दिखा लो, पंडित नरेंद्र शर्मा जी। वो अब पूरा सर्कल है। पूरा सर्कल है। अब पंडित नरेंद्र शर्मा जी जो है महाभारत के फाइनल अथॉरिटी थे। हम लोग नीचे गए, गोल्डन कलर की चोपड़ा साहब की मर्सिडीज में मैं बैठा, उसी गेटअप में, मुकुट के साथ गेटअप में बैठा। आपको कैसा लगा? सोचिए, मुकुट वुकुट पहन के पूरा, हाँ, पूरा राजा राजा बन के। जोश था ना, काम मिलने का जोश था। हम लोग अच्छा, सामने से कोई व्यक्ति देखे कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तो मर्सिडीज, दूसरा ऊपर सूट बूट हटा के पूरा युद्ध वाला गेटअप। गए तो पंडित जी रहते थे खार में। हाँ। उनके घर के सामने गाड़ी रुकी, उतरे, मैं और गोफी पेंटर साहब साथ थे। गए तो अंदर गए तो उनकी बिटिया मिली, तो उनको कहा कि पंडित जी को दिखाने के लिए बोला चोपड़ा। बोले वो पूजा कर रहे हैं, थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो 20 मिनट तक मैं वहाँ खड़ा रहा उनके हॉल में। तो उसके बाद पंडित जी आए और जो गोफी पेंटर साहब ने कहा कि चोपड़ा साहब ने भेजा है और गजेंद्र चौहान है और इनको युधिष्ठिर के रोल के लिए फाइनल क्या करना चाहते हैं, तो आपका ओपिनियन चाहिए। वो घूमे और दूसरी तरफ देखने लगे और बोले कि युद्ध चल रहा है, युद्ध आरंभ होने वाला है और धर्मराज युधिष्ठिर जो है अपने रथ से उतरे और चल पड़े हैं कौरवों की तरफ, और जाके भीष्म पितामह का आशीर्वाद दिया, आचार्य द्रोण का आशीर्वाद दिया, इनका आशीर्वाद दिया, और वह अपने रथ की ओर लौट रहे हैं, आ रहे हैं और आए खड़े हुए रथ पे खड़े हुए। यही है मेरा युधिष्ठिर। ये वर्ड उनका जो था वो फाइनल वर्ड था। 17 अगस्त 88। आपको डेट याद है? याद है क्योंकि मेरा कैरियर बदला, क्योंकि दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। और ऑफिस आए। अब आगे की एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा और है जी। जितने मेकअप मैन थे, जितने ड्रेसमैन थे, सब ने कहा मुबारक हो बधाई हो, पार्टी दो हमको। मेरी जेब में 150 रुपये थे। मैंने वो दे के निकाल के उनको दे दिए और चोपड़ा साहब के ऑफिस से और अपने घर तक पैदल आया, 8 किलोमीटर। वो खुशी। अच्छा, वो 8 किलोमीटर लगे नहीं, पता ही नहीं चला मुझे मैं कब पहुंचा। वो 8 किलोमीटर, और मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि यार बस के पैसे तो रख लूँ मैं जाने के। आपने पार्टी में लगा, उन्होंने पार्टी मांगी, मेरे को इतना बड़ा रोल मिल गया। बट मैं आपको बताऊं, मैं शुरुआत में थोड़ा लग रहा था कि यार कृष्ण करता तो और अच्छा होता, लेकिन क्योंकि वो एक्ट होता क्या है, मुझे लगता है कि किसी भी रोल से एक भावना जो पहली इंस्टिंक्ट में सुनाई देता है, श्री कृष्ण, तो वो भावनाएं जुड़ जाती हैं, फिर आपका दिमाग एक्सेप्ट कर, तैयारी की थी उसके लिए। पर दूसरा क्या हुआ कि अगर आज महाभारत आप देखें, सीन में हो या ना हो, चर्चा युधिष्ठिर की होती है। हाँ। सेंटर पॉइंट जो है युधिष्ठिर है, कहानी युधिष्ठिर के साथ चलती है।
वो बनवास गया तो बनवास में चली गई कहानी, हाँ, वापस लौटा अज्ञातवास में गया तो अज्ञातवास अज्ञातवास में। कहानी युधिष्ठिर। समय को भी देखो आप, जो समय है वो ये बोलता जो है कि सूत्रधारी करता है। सूत्रधार वो भी युधिष्ठिर के साथ साथ चलता है। साथ चलते हैं। तो जैसे आपके जो को एक्टर्स थे, नीतीश भारद्वाज, मुकेश खन्ना, पुनीत इस्सर, सबसे यादगार किस्सा अगर आप बता पाएं जब शूटिंग कर रहे थे तब क्या था? कृष्ण के साथ था या भीष्म पितामह के साथ था या द्रौपदी चीरहरण भी हुआ? उस वक्त कितना मुश्किल था वो द्रौपदी scene? चीरहरण तो बहुत सीरियस नोट पे था। हाँ, लेकिन वो मुश्किल था, लेकिन बहुत यादगार किस्सा कौन सा था? देखिए, यादगार किस्सा मुझे लगता है मेरे जुए का था, वो जो हारते हैं। द्यूत क्रीड़ा जो है। और ये 2 एपिसोड जो थे ना, द्यूत क्रीड़ा और चीरहरण, ये सबसे लंबा टाइम दिया, ये लोगों को मालूम नहीं है। उस वक्त ग्राफिक्स इतना नहीं था, कंप्यूटर ग्राफी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट होता था। तो 19 दिन तक, 19 दिन में जुए का एपिसोड शूट हुआ था, 19 दिन में। अच्छा। और 25 दिन में हुआ था चीरहरण। तो 44 डेज में 2 एपिसोड बने थे और बहुत डिफ़िकल्ट था। 5-6 दिन तो मुझे मालूम है मेरे क्लोजअप्स हुए थे जुए के। अच्छा। सिर्फ मुझे बैठा के और मेरे आसपास के जो लोग थे वो बैठा के 6 दिन तक मेरे क्लोजअप्स हुए थे। और ये था कि बिल्टअप देना था कि अब ये हारा, अब ये हारा, अब ये हारा, अब ये हारा, ये हारा। और उसका असर ये हुआ कि एक अखबार की, मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया, राजकोट में एक आदमी हार्ट अटैक से मर गया था। ये न्यूज़ थी उस जुए के एपिसोड को देखकर। इतना भावुक हो गया? मेरे सगे जीजा जी दिल्ली में, उनको अटैक आ गया था। उसको बोला सब कुछ हार गया है। सदमा जैसा? सदमा जैसे कि ये सब हार गया ज़िंदगी। मेरी सिस्टर को बोलते हैं इसने इतना कमाया, सब हार गया ये एक ही। एंड मोर ओवर माई सन इज़ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। उसने आज तक वो एपिसोड नहीं देखा। अच्छा। वो जब भी आता है वो चला जाता है टीवी के सामने, क्योंकि एक बच्चे के लिए फादर इज़ ए हीरो एंड वो फादर को हारते हुए नहीं देख सकता। वो जो फीलिंग है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर, उसे मालूम है ये स्क्रीन है, ये कहानी है, नहीं देखता है, मतलब डैड इसको बंद कर दो। और उस जुए के एपिसोड का, और मज़े की बात बताऊं आपको, जुए का एपिसोड, चीरहरण के एपिसोड की शूटिंग के लिए चोपड़ा साहब और रवि चोपड़ा साहब के बीच बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। चोपड़ा साहब ने कहा था ये एक एपिसोड में एक एपिसोड में आना चाहिए, इसका इम्पैक्ट तब आएगा। रवि चोपड़ा साहब ने कहा नहीं, ये 2 एपिसोड में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा ख़त्म कहाँ करोगे? तो रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि मैं जब ये हारेगा, लास्ट हारेगा, तो मैं वहाँ फ्रीज करूँगा। अच्छा। तो हुआ ये कि भृंग तुपकरी साहब एक बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे जो दोहे लिखा करते थे महाभारत के। जी जी जी। तो हम लोग ऑफिस में बैठे थे और वो आए, तो चोपड़ा साहब ने कहा कि तुपकरी साहब एक दोहा लिखना है मेरे को, ये 46वें एपिसोड में जो हुआ था जी। तो इसमें जहाँ युधिष्ठिर हारता है तो हम वहाँ फ्रीज कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक दोहा आए वहाँ पे। अच्छा। और उनके ना थोड़े दांत नहीं थे तो उनका वो जो हाँ संगीत आता है वो। क्या क्या लिखना है, ऐसी बात करते थे वो। अच्छा। तो उनका चोपड़ा साहब ने कहा जय हार गया है और ये यहाँ पे मुझे एक दोहा चाहिए। और उनकी क्वालिटी ये थी कि पेपर के ऊपर पेन रखते थे तो उठाते नहीं थे जब तक पूरा लिख नहीं देते। उन्होंने लिखा, जुआ बुरा है खेलना, करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धर्म भी बंधा जुए के पास। मतलब जुआ से धर्मराज भी नहीं बच पाए, जो इतना विद्वान, इतना। हाँ, ये लास्ट में फ्रीज होके एक दोहा जाता था। तो ये दोहा, और उस दोहा के लिए हम वेट करते थे कि इससे सबक क्या मिला, सबक क्या हुआ, सीख क्या मिली है। तो सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? जब खत्म हुआ लास्ट। और मजे की बात बताऊं, 21 मई 1990 जिस दिन लास्ट एपिसोड शूट हुआ, उसकी कहानी, आपने एक क्लिप भी देखा होगा जिसमें सब रोते हुए। हाँ, मैंने देखी हुई लास्ट है, वो बहुत वायरल हुआ। महाभारत खत्म हुआ है, एपिसोड सारे। उस दिन रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि आज सब आर्टिस्ट जिनकी शूटिंग है वो भी और जिनकी नहीं है वो भी आएंगे। और वो लास्ट शॉट मेरे ऊपर था। वो शॉट था कि मैं सबका धन्यवाद करता हूँ युद्ध के बाद, कि हस्तिनापुर का धन्यवाद, हस्तिनापुर के सैनिकों का धन्यवाद, यहाँ की जनता का धन्यवाद कि उन्होंने मेरा साथ दिया, ये दिया। और वो राउंड ट्रॉली लगाई थी और बहुत बहुत लंबा शॉट था, ऑलमोस्ट 14 मिनट्स की मेरी स्पीच थी। वो चली,
अच्छा होता क्या था, रोजाना जैसे ही खत्म होता था तो रवि चोपड़ा साहब बोलते थे पैकअप, लेकिन जिस दिन वो शॉट हुआ उन्होंने बोला महाभारत पैकअप, तो सबको लगा कि यार ये आज डिफरेंट क्या बोला इन्होंने, महाभारत पैकअप। और वो फीलिंग संक होते हुए कल से हम युधिष्ठिर नहीं रहेंगे, कल से हम अर्जुन नहीं रहेंगे, कल से हम कृष्णा नहीं रहेंगे। और सबको सिंक होने में कुछ सेकंड्स लगे, मिनट लगे, और सबकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। तो वो जो फीलिंग थी वो कैमरे पे कैप्चर की गई और वो एक क्लिप बनी और बड़ी वायरल हुई, बहुत वायरल। सबको 3 साल से हम शूटिंग कर रहे थे, हमको लगा कि यार ये मोमेंट वापस नहीं आएगा ज़िंदगी का, लेकिन जो महाभारत ने दिया है वो अद्भुत है। आज 38 साल के बाद भी ऐसी पहचान, मैं हमेशा बोलता हूँ 140 करोड़ में एक ही युधिष्ठिर है, ये यूएसपी है इस कैरेक्टर की। जी। एक ही अर्जुन है, एक ही कृष्ण है, कृष्ण है जिनको पहचाना गया है, एक ही राम है। आज भी अरुण गोविल 40 साल के बाद में राम तो राम। वो बता रहे थे, मैं रामायण के ट्रेलर लॉन्च पे थी, अभी रामायण आ रही है नई फिल्म, तो उसमें थे, तो वो बता रहे थे कि कैसे ये पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, बोला कि नहीं ये तुम राम के रोल के लिए नहीं जचते। फिर उसके बाद उन तक उनकी झोली तक मुझे लक्ष्मण ऑफर हुआ था ना रामायण में। अच्छा। सागर साहब ने बुलाया था मुझे, उनके बंगले पे गया था जी। मैंने कहा मैं राम करूंगा, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास राम का स्लॉट नहीं बाकी है, मैं लक्ष्मण दे सकता हूँ। मैंने कहा लक्ष्मण मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उस वक्त क्या हम नए थे, जोश था कि हमको हीरो ही बनना है, बाकी कुछ काम करना है। तो वही उन्होंने बता रहे थे, तब पे आप यकीन नहीं मारेंगे, वही जो एक कैरेक्टर बस जाता है ना, श्री राम का कैरेक्टर, लोग आज भी उनको एयरपोर्ट पे मिलते हैं, सब पैर पड़ते हैं उनके। मेरे साथ हुआ था ना, अरुण जी और मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थे, फ्लाइट थोड़ा लेट थी, तो हम दोनों खड़े हुए बात कर रहे, शो करके आ रहे थे कहीं से, तो अचानक देखा नीचे ना कुछ मोमेंट्स हो रही है, एक 90 इयर्स ओल्ड का आदमी ऐसे दंडवत लेटा हुआ है, एक पैर उनका पकड़ा, एक मेरा पैर पकड़ा हुआ। अच्छा। तो हमने देखा ये क्या, हमने उठाया, बोले अब मैं आराम से मर सकता हूँ क्योंकि मुझे राम और युधिष्ठिर यहीं मिल गए। क्या होता? क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो किरदार है राम के बराबर। महाभारत का अगर राम कोई है तो वो युधिष्ठिर है, क्योंकि कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने जो ये यज्ञ किया था, या उनका जो राज्य अभिषेक हुआ था, राम का और युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक एक ही नक्षत्रों की स्थिति में हुआ था। तो सर आपको कभी लगा कि युधिष्ठिर का जो किरदार था वो आपकी असली जिंदगी पर भी असर डाल रहा था? नहीं, देखिए मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ जो भक्ति भाव में यकीन करता है, जिसकी एक बड़ा पुत्र, और वो असर मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और महाभारत में मैंने सबसे बड़े का रोल किया। ये बड़ी अद्भुत सी स्थिति थी जी। कि मुझे कभी मैंने अपने यंगस्टर को एड्रेस नहीं किया था जिंदगी में, क्योंकि मुझे ही सबसे छोटा समझ के एड्रेस होता था। तो ये पहली बार हुआ कि मैं बड़ा होके छोटों को एड्रेस कर रहा हूँ। तो उस रोल से आप बाहर नहीं निकल पाए इतने सालों में भी? कभी निकलना चाहते हैं? उसके बाद वैरायटी बहुत की मैंने उसको हावी नहीं होने दिया रोल, स्टीरियोटाइप नहीं बनने दिया। हीरो टाइप तो नहीं बन पाए क्योंकि एक इमेज बन गई। नहीं, जैसे खांचे में क्या आपको फिट कर दिया गया कि ये इसी तरह के रोल करते हैं? नहीं, मैंने वैरायटी की। उसके बाद मैंने एक सीरियल किया था दुश्मन, BR साहब का, वो बड़ा नेगेटिव था, अजनबी सीरियल किया मैंने, नेगेटिव, पूरा नेगेटिव था, 4 साल चला मेरा। तो बहुत वैरायटी की मैंने। तो ये कॉन्ट्रास्ट आपने महसूस किया था, दर्शकों ने भी स्क्रीन पर महसूस किया कि आप एक पॉजिटिव रोल में थे युधिष्ठिर में, फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रास्ट रोल में चले गए, नेगेटिव रोल्स में। ये मैंने नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर्स। तो लोगों ने इसे कैसे दिया? मतलब लोग आपको युधिष्ठिर के तौर पर ही अभी जानते हैं? जब पर्दे पे आता, मैं मेरी जो कुछ फिल्में जब रिलीज हुई और मैं थिएटर में देखने गया, तो जैसे मेरी एंट्री होता है युधिष्ठिर चिल्लाने लगती पब्लिक। तो वो इमेज तो लार्जर देन लाइफ है, और मैं खुश हूँ कि एक पॉजिटिव इमेज मुझे मिली। मुझे तो मेरे बच्चे का जब एडमिशन हुआ स्कूल में, तो जो मेन आदमी थे वहाँ पे, उन्होंने यही कहा था तुम युधिष्ठिर का रोल किया इसलिए तुम्हारे बच्चे को एडमिशन दे रहा हूँ, दुर्योधन का किया होता तो नहीं देता। तो ये एडवांटेज मिलता है कभी। जिसने दुर्योधन का किया बेचारे उसके बच्चे ये सफर कर रहे हो। अब तो ये उस व्यक्ति की सोच है। लेकिन एक सवाल है कि इतने समय का अभिनय जो हुआ, तो कोई गलती लगी आपको कि ये मैंने गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था मुझे?
नहीं, अब पछतावा कुछ नहीं, रिग्रेट कुछ नहीं। अफसोस नहीं है। मुझे ये हुआ कि जब मैंने एक रोल किया और वो रोल से मैं जाना जाने लगा, तो मुझे लगा कि मैंने ठीक ठाक किया है। मतलब वो इमेज जब हावी, और इमेज हावी तभी होती है जब उस किरदार के अंदर आप पूरी तरह कोई से रोल घुस छूटा जाए। है, रिजेक्शन है हुआ? जी? कोई रोल छूटा जो जिस पे रिजेक्शन मिला हो आपको? वो तो स्टार्टिंग में तो मिला ही। हाँ, वो कृष्णा का रोल फिर छूटा। उसके बाद कोई ऐसे- rejection ऐसे नहीं। तो बहुत बार हुआ है। एक दो पिक्चरों से जो आप चाहते थे वो नहीं मिला। देखिए, मेरे जो शुभचिंतक है, कहूँगा मैं उनको, निंदक नहीं कहूँगा। अच्छा। शुभचिंतक जो हैं वो कभी कभी ऐसे कार्य करते रहते हैं कि जहाँ मुझे थोड़ा नुकसान होता है। तो आपको लगता है फिर ठीक ही हुआ, नहीं हुआ तो? हाँ, जो हुआ ठीक ही हुआ, परमात्मा की मर्जी शायद कुछ ऐसी थी। लेकिन मेरे जो शुभचिंतक है वो मेरा पीछा छोड़ते नहीं है। आपने वो मुझे- दुश्मन बहुत रखे हैं। वो दुश्मन क्यों पैदा हुए मुझे आज तक नहीं पता। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का ये नहीं चाहा कि ये काम ना हो, लेकिन पता नहीं, पैदा होते रहते हैं, हमेशा निकलते रहते हैं। चलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट खेलते हैं। जी। राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? क्यों नहीं। आपको लगा कि पॉलिटिक्स आपके लिए बनी है? नहीं, मुझे मेरी एक विचारधारा थी। मैं कैंपेनिंग शुरू किया शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की 92 से, महाभारत के फ़ौरन बाद, क्योंकि मुझे ऑफर आने लगे कैंपेनिंग के। तो हम लोग जाते थे तो एक दिल में ये हो गया कि हाँ, ये विचारधारा ठीक है। वो विचारधारा से जुड़े रहा और 2004 में माननीय अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से के आमंत्रण पर मैंने बीजेपी ज्वाइन की। मैं खुद नहीं गया कभी भी, मुझे कहा गया कि आइए, बुलाया गया, मुझे दिल्ली बुलाया गया और आदेश हुआ। ये निमंत्रण भी नहीं कहूँगा, आदेश था उनकी तरफ से, पर्दे के पीछे रह के बहुत काम कर दिया, पर्दे के सामने आके काम करो, अब सेवा करो, और ये कंधे मजबूत रखना, इन पे बहुत वजन आएगा। ये बोला अटल जी गया। के शब्द थे, मुझे कहा था। मेरे दोनों कंधों पे हाथ, उनके दोनों हाथ थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जहाँ की पूरी बीजेपी के जितने भी बड़े नेता आज हैं, ये सब वहाँ थे, मौजूद थे। अडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जेटली साहब, वेंकैया जी, प्रमोद महाजन साहब, बाकी पूरी जो टीम थी वो वहाँ थी मौजूद पीएम हाउस में जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी पार्टी में। और अटल जी ने मेरे दोनों कंधों पे हाथ रख के मुझे कहा था कि ये कंधे मजबूत रखना, इन पे बहुत वजन आएगा। तो एक इतना महान व्यक्ति का आदेश को मैं टाल नहीं सका। तो आपने ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन किया 2004 में, और काम किया मैंने, बहुत काम किया। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में लगती थी। नॉर्थ ईस्ट को मैंने एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है। इसमें सबसे बड़ा, अगर कोई मेरे काम को वहाँ जानता है, पार्टी तो जानती है, तो किरण रिजिजू साहब जानते हैं। उनके साथ मैंने बहुत कैंपेन किया नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। एक्सटेंसिवली, कोई स्टेट, कोई एरिया, कोई कोना नॉर्थ ईस्ट का छोड़ा नहीं। तो वो हमेशा मेरे साथ होते थे, किरण जी। तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स तो ऑल्सो। वहाँ पे मुश्किल क्या आई नॉर्थ ईस्ट? ट्रैवलिंग क्या होता है, कनेक्टिविटी नहीं है। हेलीकॉप्टर तो पहुंच जाता है, लेकिन बाई रोड जब ट्रैवल करना पड़ता है तो वो बहुत लंबे लंबे रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। और नॉर्थ ईस्ट की सबसे अच्छी बात, वेदर ऑल्सो। नॉर्थ ईस्ट में सबसे खूबसूरत बात है मुझे उनकी जो राष्ट्रीयता लगी। मुझे लगता है कि वो राष्ट्र को हम लोगों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ये जो मैंने सीखा है कि नमस्ते की जगह जय हिंद, ये मैंने अरुणाचल में सीखा। अरुणाचल में वो लोग नमस्ते नहीं बोलते एक दूसरे को, जय हिंद बोलते हैं। बहुत खूबसूरत बात लगी मुझे उनकी। और मैं आपको बताऊं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो धारणा है ना, वो बाकी इलाकों में नहीं देखता मैं। ये सबसे अद्भुत है। और वो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा मजाक भी बनाया जाता है। मुझे लगता है वो भारत का बहुत ही अहम हिस्सा है। वहाँ के आप लोगों में लगन देखिए, आप कितने एथलीट निकलते हैं वहाँ से, और वो बहुत गरीब घरों से होते हैं। वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता लोग कि वो ये नेशनल लेवल पे आके इस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो आपको लगता है सर, क्या कलाकारों को, एक्टर्स को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मुझे लगता है कलाकार ज़्यादा सफल हो सकता है। कलाकार जिंदगी के हर पहलू को देख चुका होता है, हर तरह के रोल कर चुका होता है, इमोशन को समझता है पब्लिक के, उसकी भावनाओं को समझ सकता है। ग्राउंड लेवल पे उसने स्ट्रगल किया होता है, उसके पता होता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हालत टैकल कर सकते हैं। दे आर नॉट कि हेलीकॉप्टर से ऊपर से लैंड किया और आगे।
वो तब तक कलाकार उस मुकाम पे आ गए जब राजनीति जा सकता है, क्योंकि राजनीति से बढ़िया मंच नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इतिहास उठाकर तो कोई कलाकार सफल नहीं हुआ राजनीति में। बहुत देखिए ज़्यादा। क्या होता है, मिसडायरेक्ट हो जाता है, क्यों, कैसे? अपनापन अपने लिए काम करने लगता है वो, जबकि राजनीति लोगों के लिए काम करने के लिए बनी है। सेवा का काम है। राजनीति से करो, ये है राजनीति। आपका राज करने का तरीका एक परफेक्ट नीति होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। मैंने इतने पदों पे, 4 पदों पे रहा, कभी मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। मेरे ऊपर इतने कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई, किसी कंट्रोवर्सी का कोई बेस नहीं है आज तक। कोई ये कहे कि ये गलत किया था इसलिए हमने कंट्रोवर्सी की, मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को। तो क्या राजनीति ने आपके अभिनय करियर को प्रभावित किया? फिर इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं मिल रहा? डेफिनेटली किया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो है मुझे काम मिलना कम हो गया। तो आप चाहते थे कि राजनीति के साथ पैरेलल करूं मैं? हाँ बिल्कुल चाहता था, और मैंने किया भी। मैंने एक्टिंग कैरियर तो अभी तक छोड़ा नहीं है, अभी भी काम आता तो मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राजनीति में मुझे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से कोई भी आदेश आ जाता कभी भी। अच्छा। तो उसके लिए मैं थोड़ा स्पेस रखता हूँ अपनी। अच्छा, आप ओपन रखते हैं? ओपन रखता हूँ। तो जैसे राजनीति में सबसे बड़ा भ्रम क्या निकला आपके लिए? क्या लोग जो है जो बातें करते हैं कि देश सेवा है, समाज सेवा, वो पद पे पहुंचने के बाद भूल जाते हैं। अच्छा, ये हाल ही में हमने देखा जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, आप तो दिल्ली से ही हैं जी, और उसके बाद कहा गया कि ये सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते थे, झुकाने वाला चाहिए, और झुका दिया हमने। देखिए अलग अलग बातें होती हैं, राजनीति में हर किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है इस देश में, और ये बड़ा अद्भुत है जिस देश में एक चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली देने का अधिकार है लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा संदेश नहीं है। प्रोटेस्ट करिए आप। मुझे एक और चीज़ लगती है कि इस देश में शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाने चाहिए। हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। मैंने कई प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे बोला है कि महाभारत और रामायण बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, और आज आपके पास में इसकी वीडियोस हैं, बच्चे देख के जल्दी सीख सकते हैं। आप अपने पाठ्यक्रम में लगाइए। और मैं ऐसे स्कूल में गया हूँ दिल्ली में, एक कर्नल सत्संगी स्कूल है हौसकास में, मैं एक प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया था, मैं वहाँ गया और वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने मुझे बताया कि हम अपने स्कूल में रामायण और महाभारत एक एक एपिसोड दिखाते हैं और उसका एग्ज़ाम होता है बाद में, तो बच्चे जो है देख के जल्दी सीखते हैं। तो संस्कार देने का माध्यम जो है, मैंने कई मुख्यमंत्रियों से ये कहा कि आप अपने स्टेट में, अपने स्कूलों के बच्चों में ना ये पाठ्यक्रम में लगाइए। संस्कार देने का अगली जनरेशन को ये बहुत अच्छा मौका है। पता नहीं इस बात को क्यों नहीं गौर किया। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। आपको पता है कि देश में 55% से ज़्यादा यूथ है। क्या है यूथ? 65%। जेनजी जी, जेनजी मतलब 50% से ज़्यादा। इसका मतलब वो एक बड़ा मेजर स्टेक है। डेफिनेटली आप उनको नाराज़ नहीं कर सकते। करेक्ट। और वो आगे चल के आपके वोटिंग के साथ भी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे। करेक्ट। तो इसीलिए एक यूथ को ये संदेश है आपकी तरफ से जी कि आपने कहा प्रोटेस्ट करो, लेकिन क्या संदेश आप देंगे कि क्या यूथ सही ट्रैक पे है? क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया इज एवरीथिंग, आजकल बहुत ज़्यादा उनके लिए ये एक मेजर चीज़ है कि ये होना चाहिए। सोशल मीडिया ही चला, ये प्रोटेस्ट पूरा जेनजी का देश ये प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक मामले पर हाईजैक कर दिया गया। कुछ एलिमेंट्स हैं देश में जो हमेशा देश के विरोध में काम करते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर दीजिए, वो आपके विरोध में काम करेंगे। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ ना, मैंने FTI में इतना अच्छा काम किया, वहाँ के डिप्लोमा को डिग्री के इक्विवेलेंस मैंने कराया, फिर भी मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला। कुछ लोग आपके विरोध में ही काम करना चाहते हैं, आप कितना भी अच्छा कर दीजिए। ऐसी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री परसेप्शन बना लेते हैं। जी, परसेप्शन बना नहीं, नैरेटिव बनाने की तैयारी करते रहते हैं कि गजेंद्र चौहान अच्छे नहीं है। आप इस बात को अगर 10,000 बार दोहराएंगे तो एक टाइम आएगा कि लोग हाँ वो अच्छे नहीं हैं। अब प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश में इतने काम कर चुके, आप सड़कों की हालत देखिए, आप इंडस्ट्रीज़ की हालत देखिए,
आप, मैं कह रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम की हालत देखिए, एनईपी लागू कर दिया, 2030 तक आपको एनईपी आएगा। नहीं, कई लोग तो कहते हैं, जैसे मैं लोगों को सुन रही थी जी, कि प्रधानमंत्री और एक दो लोगों को छोड़ दें तो बाकी जो हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं नहीं ऐसे तो फिर क्योंकि देखिए, वो उस कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए एक आपको एक बात बताऊं मैं, ये मतलब एक नैरेटिव सुना मैंने, जी, मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर ये ऐसा क्यों है? जब देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल जी, तब भी भ्रष्टाचार था, इंदिरा जी आई तब भी भ्रष्टाचार था, लाल बहादुर शास्त्री साहब आए तब भी भ्रष्टाचार था, राजीव गांधी आए तब भी भ्रष्टाचार रहा, उसके बाद में जितने मनमोहन जी आए, अटल जी आए, तब भी रहे, प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं गया। क्यों नहीं गया? सिस्टम क्योंकि है। दूसरे भी लोग हैं ना, एक अकेला आदमी कैसे संभालेगा? मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार नहीं है उनकी जिंदगी में, लेकिन गवर्नेंस तो है सर। गवर्नमेंट तो है। नहीं, जब आप सुशासन की बात करते हैं कि हम आ रहे हैं तो सुशासन होगा, करेक्ट, तो आपके हाथ में है ना, आपको इनलाइन करना होगा ना। नहीं करेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली होगा ना। देश में मर्डर पहले भी होते थे ना, अभी भी होते हैं। आप एक कोने में स्थान में जाके एक मर्डर अगर होता है तो उसको कैसे रोकेंगे आप? कैसे रोकेंगे? उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो आप करेंगे। ऐसी करप्शन जहां कोने में हो रहा है, वो करप्शन करने वाले लोग डिफरेंट है, आप उनको जॉब से निकाल देंगे होने के बाद। नहीं, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि सरकार जागी नहीं थी जब तक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जब प्रोटेस्ट हुआ तब सरकार जागी कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, तभी धड़ाधड़ एनटीए में बर्खास्त हुए, देखिए, उसके बाद फिर एक्शन होना चालू हुआ। ये पहले क्यों नहीं जागी सरकार? 2020 में सरकार ने एनईपी लागू किया, 2030 फाइनल है उसका, लेकिन वो होने के बाद ही सुधार आएगा ना। तो सुधार आज 6 साल में एनईपी कितनी सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल है जहाँ लागू हो चुका है, लेकिन सब में तो नहीं हुआ क्योंकि टाइम लिमिट अभी बाकी है। 2030 के बाद ही सरकार ने कोशिश तो की है ना। पर धीमापन नहीं, आपको नहीं लगता? है जी, धीमापन नहीं नहीं, है। एक टाइम लिमिट दी जाती है ना। देख, पूरे सिस्टम को बदलने में समय तो लगेगा ना, ओवरनाइट जर्नी तो नहीं है ना कि एक रात में मैं ये कर दूं। पर फिर भी इनिशिएटिव लिए। हाँ, इनिशिएटिव लिया हुआ ना। और एजुकेशन, और मैं वाइस चांसलर रह के आया हूँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इमीडिएटली एनईपी लागू कर दिया उसी वक्त। तो जब तक आप ऐसे लोग, देखिए हर व्यक्ति डिफरेंट होता है, 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। आप यहाँ बैठे, आप राजा हैं, आप रूल कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी उंगली भी है ना जो गलत काम कर रही है, आपको उसको भी देखना है। उसको भी देखना है आपको। और आप ये कह रहे हैं कि समय लगता है, समय लगेगा, इनिशिएटिव लिए हुए हैं। प्रॉम्प्ट नहीं होता, ओवरनाइट जर्नी नहीं होती कभी भी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन नाइट। दूसरा, एक इस देश की समस्या मैं बताता हूँ ना, हर 20 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, खाना बदलता है, संस्कार बदलते हैं, सभ्यता बदलती है, कलर बदलता है, एजुकेशन, कितनी विविधताएं हैं, कितनी विविधताएं हैं देश में। उनको समेट के एक साथ लाना कितना मुश्किल है। तो वो प्रधानमंत्री जी कोशिश कर सकते हैं और उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं। मैंने ये सुना कि जो 36वें दिन जाकर इस्तीफा हुआ एजुकेशन मिनिस्टर का, वो दूसरे दिन तीसरे दिन क्यों नहीं हुआ? सरकार ने वेट क्यों किया? नहीं, इस्तीफे की जरूरत नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कार्यक्रम, अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जरूरत, मुझे क्या इस्तीफा देते क्या बदलाव आ गया? मैं उनसे पूछता हूँ जो इस्तीफा मांग रहे थे, क्या धर्मेंद्र प्रधान के जाते, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक कराए? पहली जितनी सरकारें हैं उनमें पेपर लीक नहीं हुए। कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? खुद धर्मेंद्र प्रधान, आपको पता है, खुद धरने पर बैठ के बोल चुके हैं एजुकेशन सिस्टम में सुधार को लेकर। हाँ, मालूम है। स्मृति ईरानी नहीं बोली थी तभी। क्या होता है जब आप अपोजिशन में होते हैं तब एटीट्यूड अलग होता है, जब आप पक्ष में आते हैं, सरकार में आते हैं, एटीट्यूड बदलता है, और ये सबके साथ होता है। तो जो हुआ ठीक हुआ? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, इस्तीफा वाज नो सॉल्यूशन। ये तो एक ईगो क्लैश थी कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम मानेंगे नहीं। इस्तीफा देने के बाद क्या चेंज आया मुझे बता दीजिए, क्या चेंज आया? क्या वो ठीक हो गया सिस्टम? सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर बदल गया, बस इतना ही हुआ। वो नाम टैग बदल गया ना। एंड धर्मेंद्र प्रधान इज़ ए पॉजिटिव मैन। मैं जानता हूँ उनको बहुत करीब से, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। ही इज़ ए वेरी पॉजिटिव मैन बेसिकली। गलती करता है कहीं किसी कोने में बैठे हुए, प्रदेश के कोने में बैठा आदमी। और आपको पता है आपकी फ्रेटर्निटी से कुछ एक्टर्स हैं जी, जिन्होंने टिप्पणी की एक एक्टर को लेकर
टिप्पणी सामने आई जो मैंने पढ़ा, जी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें कहा कि उसमें ये कहा गया आपको और धर्मेंद्र प्रधान को कंपेयर किया गया कि सरकार के दो बड़े गलत डिसीजन, एक इनका FTII का और एक इनका एजुकेशन मिनिस्टर का। तो जब ऐसे आप देखते हैं या फिर जिस तरह से ये आता है तो क्या मन में सवाल आता है, हाउ डू यू रिएक्ट? मेरे से तो इस्तीफा नहीं मांगा था मोदी जी ने, और ना मैंने दिया, और मैंने रह के काम किया और वहाँ के लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगी बाद में कि हम गलती थे। ये सबूत है, एकदम सबूत के साथ कह रहा हूँ मैं। FTI के कुछ स्टूडेंट मेरे घर पे माफ़ी मांगने आए थे कि हमसे गलती हो गई, कि हमने प्रदर्शन किया है जी, कि हमने प्रोटेस्ट किया। हमने प्रोटेस्ट किया आपके खिलाफ, हमने आपको गलत समझा, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। मैंने वहाँ पे ऐसे ऐसे काम किए जो अद्भुत थे, जो पिछले 1960 से नहीं हुए थे। वहाँ के डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट कराना कोई आसान काम था। आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए FTI के ओपन हो गया पूरा वर्ल्ड, वो आके PhD कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं सिनेमा की। पहले नहीं था, डिप्लोमा किया बस आके स्ट्रगल करो, काम करो। तो आपको अंदाजा था कि इतना विरोध होगा आपका जब आपको लेटर मिला? नहीं। आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, ये विरोध आप बड़ी स्टोरी छात्रों का नहीं था, ये छात्रों का विरोध नहीं था, ये पॉलिटिकल था पूरा। मुझे बताइए राहुल गांधी साहब क्या करने गए थे? और राहुल गांधी साहब जब मैंने अच्छे काम किए तब जाके क्यों नहीं देखा उन्होंने क्या चेंजेस आए FTI में? योगेंद्र यादव गए थे, मेरे खिलाफ गए थे, जाके जब ठीक चला उसके बाद कितनी बार गए? आज तक कितनी बार गए? महीनों तक आंदोलन होते रहे सर, क्यों ऐसा? 7 महीना हुआ। पर ऐसा इतना भी क्या विरोध, आपकी तरफ से क्या? आपको शायद रिकॉर्ड नहीं मालूम, इट इज द लॉन्गेस्ट रनिंग स्टूडेंट स्ट्राइक अगेंस्ट मी, 139 डेज आफ्टर 1947। ये रिकॉर्ड बना दिया? ये रिकॉर्ड बना दिया, और मेरे नाम ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। नसीरुद्दीन शाह, रजा मुराद साहब, अनुपम खेर साहब, सबने पुरजोर तरीके से बोला आप ही ये फ्रेटर्निटी। नहीं, रजा मुराद साहब ने नहीं कहा। उन्होंने हमेशा तो आपको अच्छा नहीं लगा जब फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग एकदम खोलकर बोले? मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि अगर आपकी बिरादरी में कोई तरक्की कर रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट आना। मैंने तो कभी किसी के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया, किसी को कोई पद मिला किसी को नहीं मिला, मैंने तो कभी कोई स्टेटमेंट किसी के अगेंस्ट। आप पे कहा गया कि आपकी राजनीतिक पहचान है इसीलिए आपको पद दिया, आपकी योग्यता कम है इसीलिए आपको ये पद दिया। उनका नैरेटिव है, उनकी सोच है। मैंने पार्टी के लिए काम किया, पहचान नहीं है मेरी राजनीतिक, पहचान बनाई मैंने अपने काम से बनाई। मैंने 2014 के इलेक्शन में 32 दिन कैंपेन किया नॉन स्टॉप, अपना काम छोड़ के। मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा जो है वो मेल खाती है, इसलिए मैं काम करता हूँ। तो इतना लॉन्गेस्ट जब रनिंग स्ट्राइक थी स्टूडेंट्स की जी। तो पहले ही महीने में आपने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया कि बातचीत कर लें स्टूडेंट से? क्या किया कोशिश किया, स्टूडेंट नहीं माने। नहीं उनका डेलीगेशन नहीं, उनका जैसे उनकी तरफ से रिस्पांस अभी जैसे JP नड्डा साहब ने CJP में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर कहा कि हाथ नहीं मिलाओगे क्या? वो शॉट भी आपने देखा होगा। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपका इतना विरोध हो रहा था तो क्या आपको संवाद नहीं करना चाहिए? यहाँ तो पेपर लीक हुआ ना, ये प्रूफ था। मेरे में क्या गलती थी? मेरा तो सिर्फ अपॉइंटमेंट हुआ था, काम करने का मौका ही नहीं दिया था मुझे, तो स्ट्राइक शुरू कर दी। पहले कोई फॉल्ट तो होता। बहुत सारे हमारे एक्टर दोस्त ने उस वक्त ये कहा था कि उनको काम तो करने दिया जाए, अगर उनके काम में कमजोरी है तो स्ट्राइक कीजिए ना। आप एक आदमी को अपॉइंट करते हैं और उसको काम करने का मौका नहीं देते हैं और फिर स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं उसके खिलाफ। प्रोटेस्ट का रीजन तो हो। वो नहीं था कोई, सिर्फ अपॉइंटमेंट। वो भी किस लिए? बीजेपी का। क्योंकि मेरे से पहले कितने कांग्रेसी वहां पे चेयरमैन रहे हैं, जरा गिनिए जरा। जितने रहे हैं सब कांग्रेस के ही रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा कि FTI जैसी संस्था को विश्व स्तरीय फिल्म का चाहिए था जी, और ये आपकी आलोचना की गई कि आप वो उस लेवल के नहीं हैं। पर मेरी योग्यता को देखते तो सही पहले, बगैर योग्यता जांचे आप कह रहे हैं कि वो नहीं है। आप मीडिया को कैसे मतलब देखते हैं? क्या उन्होंने आपकी छवि ठीक नहीं दिखाई? देखिए, मीडिया और कलाकार का पति पत्नी का रिश्ता होता है कि दोनों को मिलके चलना चाहिए हमेशा। लेकिन कुछ मीडिया है जो थोड़ा नकारात्मक है, आज भी है, और वो हमेशा इसी तरह से काम करता है कि किसी के अगेंस्ट कोई गलत न्यूज़ छापी जाए। बहुत सारे लोग हैं, एक नाम नहीं लूँगा, एक जर्नलिस्ट हैं,
उन्होंने मुझे उस दौरान लाइव लिया अपने प्रोग्राम में और 22 मिनट तक मुझे ग्रिल करते रहे कि भाई आपका अपॉइंटमेंट किसने किया। तो मैंने कहा देखिए मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में दीपक कुमार कोई है INB डायरेक्टर, उन्होंने किया, मेरे पास जो लेटर है उनके नाम से है। नहीं आप समझे नहीं। अब वो मुझे समझा रहे थे लाइव प्रोग्राम में कि आपका अपॉइंटमेंट मोदी जी ने किया है, अरुण जेटली साहब ने किया है। मैंने कहा भाई इसमें तो नाम जो है वो दीपक कुमार लिखा हुआ है। 22 मिनट तक ये टॉपिक चलता रहा। टॉपिक ख़त्म होने के बाद में उन्होंने ये अनाउंस किया 8 मिनट के अंदर जो प्रोग्राम में बचे हुए थे कि गजेंद्र चौहान जो है परसों रिज़ाइन करने वाले अपने आप और ये वायरल हो गया। और मुझे शाम को दिल्ली से फ़ोन आया कि आप रिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं सरकार की नाक बन चुका था उस वक्त तक। कि मैं रिज़ाइन करता तो सरकार का फैसला गलत होता है और सरकार बेबी गवर्नमेंट थी उस वक्त। नई बीजेपी की पहली बार गवर्नमेंट आई थी, वो भी मेजोरिटी के साथ, वो भी बड़ी मेजोरिटी के साथ। तो मुझे हिदायतें आई कि रिज़ाइन नहीं करना। मैंने कहा सर मैं आपके आदेश के बिना करूँगा नहीं, कैसे करूँगा? जब आपने अपॉइंटमेंट दिया है आप कहेंगे मुझे छोड़ दो, मैं 1 सेकंड नहीं लूँगा। मुझे पद का लालच नहीं है, मुझे आपने एक जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सक्षम हूँ। ये आपने देखा होगा तभी तो मुझे अपॉइंट किया है, हवा में तो नहीं किया है। तो जैसे ये जब आप सुनते हैं टैग राजनीतिक नियुक्ति हो रही है, हो गई, इसीलिए बीजेपी ने अपना आदमी आके बैठा दिया, तो ये मतलब एक जजमेंटल चीज़ें हैं कि मतलब आपको परसेप्शन में खांचे में फिट कर दिया गया कि ये आदमी ऐसा है, लोगों ने जाना नहीं। ऐसा नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति को कोई पोस्ट दी जाती है उसको जांचा जाता है पूरा, उसके ऑप्शंस होते हैं उसमें बहुत सारे, तो उसमें सेलेक्ट किया जाता है कि पार्टी की तरफ से कौन ज़्यादा काम किया है और कौन सक्षम है इस काम के लिए जी, तो तब दिया जाता है। ऐसे हवा में नहीं दिया जाता कोई पद। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उठा के इसको लगा दो। हाँ ये होता है कि हमारे आदमी कौन है जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनमें सक्षम कौन है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वन थॉट आपको आया कि यार इतना बवाल मचा है, इतना प्रोटेस्ट है, छोड़ देता हूँ मैं पद। मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों छोड़ूं? नहीं, मेरी गलती तो होनी चाहिए ना। आप मुझे गलत साबित कीजिए कि मुझे काम नहीं आता है तो मैं मानूंगा कि मैं सक्षम, तो फिर मैं छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं, अभी छोड़ दूं। ये कई बार जिंदगी में मेरे मौके आए हैं ऐसे। अच्छा, हाँ, जब मैं वाइस चांसलर रहा तभी ये सिचुएशन बनी, रोहतक यूनिवर्सिटी। और आप शायद पहले हैं जी। मैं ऑन रिकॉर्ड जो गूगल पे है उसमें यह है कि नॉट ओनली इंडिया द ओनली एक्टर हु बिकेम ए वाइस चांसलर ग्लोबली, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो मैं इसको बहुत ही बड़ा तो ये जो ये आप जजमेंट मानते हैं कि ये परसेप्शन बना लिया, मानने दो, परसेप्शन ही है। देखिए किसी को मुझे काम नहीं आता, लेकिन आप मेरे काम को जाके देखिए। आज चुप क्यों? आज अच्छा, मैं यही पूछती हूँ आपसे, आपके पूरे कार्यकाल में FTI के इसमें कोई एक ऐसी उपलब्धि है जो आपको लगता है यहाँ डंके की चोट पर बतानी चाहिए? बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी, जो 1960 में जब इंस्टीट्यूट बना था और 2015 तक नहीं हुआ था वो काम, कोई चेयरमैन ने ये काम की तरफ ना ध्यान दिया और ना किया। और जो जरूरत थी समय की, क्या था वो जरूरत? ये थी कि वो जो डिप्लोमा मिलता था उसके बाद में वहाँ से डिप्लोमा लेने के बाद एक्टर मुंबई आते थे और काम करना शुरू करते थे, तो हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जा पाते थे वो। मैंने उस डिप्लोमा को डिग्री की इक्विवेलेंस कराया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इक्विवेलेंस कराया। और 2015 के बाद जितने स्टूडेंट वहाँ से निकले वो हायर स्टडीज़ के लिए वर्ल्ड वाइड जा सकते। पहले ऐसा नहीं होता था? पहले नहीं होता था। आपको एक और बात बताता हूँ, मैं वाइस चांसलर बनने के बाद में जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया वहाँ पे रिसर्च वर्क नहीं होता था। मैंने कहा रिसर्च वर्क के बगैर यूनिवर्सिटी हो नहीं सकती। अगर PhD किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है तो यूनिवर्सिटी नहीं कहला सकती वो। मैंने वहाँ पे जाके रिसर्च वर्क शुरू कराया, ये पहली बार हुआ। तो क्या मैं सक्षम नहीं हूँ अपने काम में? क्या मुझे एकेडमिक्स नहीं आता है? तो क्या होता है, एक गजेंद्र चौहान नाम जो है वो उसके साथ कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई। उसको कुछ भी करता है तो गलत करता है, कुछ भी करता है, वो एक नैरेटिव बना दिया गया। हमारे अपने लोगों के, हमारे लोगों को ये लगा कि हम पीछे रह गए, आगे निकल गया, इसीलिए तो ये जलन थी, जलन ही है ये। बहुत सारे लोग हैं आज भी जलते हैं मेरे से, ऑन रिकॉर्ड है। उनको ये लगता है कि उनको ये नहीं मालूम कि मैंने पार्टी के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, कितना काम किया है मैंने। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आप कलाकार हैं, आपने अभिनय पहले चुना, फिर पॉलिटिक्स बाद में चुनी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खींच है सब में कि क्यों एक कलाकार जाकर पॉलिटिशियन बन जाता है?
और मैं बहुत आगे निकल गया था पार्टी में कम समय में अपने काम की बदौलत। तो शायद यही वजह है कि लोग पुल बैक करते हैं। एक्चुअली जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है उसको खींचने के लिए तैयार रहते हैं ना पीछे लोग। ये हर फील्ड में है आज, आपकी मीडिया फील्ड में भी ऐसे ही है। मुकेश खन्ना साहब को क्या दिक्कत है आपसे? वो कह रहे हैं आप अज्ञानी, तो अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? फिर आपने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए तलवारें निकल गई, तो मैं मतलब समझ नहीं पाई कि उन्होंने कहा कलयुग का अधर्म राज। हाँ, ये बात की है स्टेटमेंट, जब कहानी जब शुरू हुई वो किसी को मालूम नहीं है। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि हुआ क्या, ऐसा क्यों? वो खुद आपके साथ भीष्म पितामह बने, साथ में काम करते थे, सब कुछ साथ में होता था, हंसी खेलना। वो उस प्रोग्राम के लिए, कपिल शर्मा शो के प्रोग्राम के लिए वो सेलेक्ट हुए थे जी, और किसी कारणवश, मैं वो यहाँ बोल नहीं सकता, किसी कारणवश उनको नहीं लिया गया। तो उन्होंने तो बोला कि वो तो फुहड़ता को बढ़ावा देते, तो बाद में बोला ना, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुए। वो क्यों बोला मुझे नहीं मालूम, मैं बाद की कहानी बताता हूँ आपको। अच्छा। कि वहाँ पे कृष्णा जो है वो मेरे साथ बहुत छोटी फिल्मों में कईयों में काम किया है और उसको मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर मालूम है। तो उसने कपिल को बोला कि यार अगर मुकेश ही नहीं आ रहे तो गजेंद्र को बुला लो। अच्छा। तो उसने बोला नहीं यार वो सीधा साधा आदमी है, उसको कहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर। बोले तू जानता नहीं है उसको, वो बहुत खतरनाक सेंस ऑफ ये ह्यूमर है। इंटरेस्टिंग कहानी है जी। तो कृष्णा, उसने बोला, फिर चैनल को पुटअप किया गया ये बात जी। तो चैनल ने ओके कर दिया मेरा नाम और जिस दिन शूटिंग होती है मुझे बुलाया गया। तो बाद में मैंने एक स्टेटमेंट देखा एक मीडिया के थ्रू, मुकेश खन्ना साहब ने कहा कि उस प्रोग्राम में तो लड़कों को लेडीज़ बना के काफ़ी बोला उन्होंने, काफ़ी बोला। तो मैंने, एक जर्नलिस्ट ने मेरे से, शायद बड़ा नामी जर्नलिस्ट था जी। उसने मेरे से पूछा कि मुकेश खन्ना साहब जिस प्रोग्राम में आप गए थे, मुकेश खन्ना साहब ने कहा था कि इस प्रोग्राम में तो लड़कों को लड़की बना के नचाया जाता है जी। मैंने कहा इसका तो सीधा जवाब है, महाभारत में अर्जुन लड़की बन के नाचा था तो उन्होंने महाभारत क्यों नहीं छोड़ दी। कहानी यहाँ से शुरू हुई, तब वो फिर वो तनातनी शुरू हो गई और मैं, जैसे वो पीछे नहीं हटे मैं भी पीछे नहीं हटा। आपने भी नहले पे दहला दिया नेचुरली। फिर एक विवाद और है आदि पुरुष को लेके। हाँ। कि आपने कहा कि ऐसे तो महाभारत के भी कुछ डायलॉग्स में आपत्ति थी, तो पहले क्योंकि उनके उस फिल्म को लेकर, आदि पुरुष को लेकर, डायलॉग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए, मनोज मुंतशिर ट्रोल हुए थे। उसकी डायलॉग डिलीवरी जो थी कि वो आज के ज़माने के हिसाब से उनकी दलील ये थी कि आज का ज़माना जो सुनना चाहता है वो डायलॉग्स हैं हनुमान जी को लेकर जो हुए थे। तो फिर आपकी तरफ से आया कि ऐसे तो महाभारत में भी कुछ डायलॉग्स को हटवाने की बात कही गई थी कि कुछ नहीं, महाभारत में एक ही डायलॉग हुआ था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, जो वैश्य कहा गया था जी। द्रौपदी को वैश्य शब्द कहा गया था जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ, जिसके ऊपर कोर्ट केस भी हुआ और वो कोर्ट केस बाद में डाई डाउन हो गया, खत्म हो गया। तो आपने उस पर एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा, मुझे याद नहीं क्या स्टेटमेंट था, पर मैंने कहा था कि इस तरह का हमारे जो किरदार जिनको पूजा जाता है उनके विषय में ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, ये मेरा स्टेटमेंट था, मुझे याद है। तो आज अगर कोई जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो आपके सामने आए जो आपके समय में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? नहीं, वो बदल चुके हैं सब, वो सब मेरे फेवर में आ चुके हैं मेरे काम को देख के। अच्छा। हाँ, मैं उन्हें ये कहूँगा कि बगैर सोचे समझे प्रोटेस्ट मत कीजिए। अगर आपको मेरे से आपत्ति थी, मेरी पर्सनल लाइफ से तो आपत्ति नहीं हो सकती ना, चेयरमैन की पोस्ट से आपत्ति है उसको कि मैं चेयरमैन क्यों बना, तो आप मेरे काम को देखने के बाद आप प्रोटेस्ट कीजिए ना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि मैं पद खुद छोड़ दूंगा। तो आपने जिनके साथ काम किया उन्होंने भी आपका विरोध किया? बहुत विरोध किया। तो फिर अब बात नहीं होती? जलन, नथिंग एल्स, जेलसी, कि ये क्यों आगे निकला, हम क्यों नहीं निकले। तो आपको दुख हुआ? नहीं, उसका कारण है ना, लेकिन वो कारण नहीं देखते ना कि मैंने पार्टी के लिए काम किया हुआ इसलिए पार्टी मुझे एंटरटेन करती है। आपने काम किया होता तो आपको भी करती। आप समय लेकिन वो काम का पर्सपेक्टिव नहीं आता, पर्सपेक्टिव ये आता है क्योंकि ये पार्टी का आदमी है इसीलिए आकर बैठ गया। तो पार्टी के लिए काम किया तभी तो पार्टी करते हैं, पार्टी के लिए तो बहुत लोग काम करते हैं ना, हर एक को तो पद नहीं मिलता। पार्टी के लिए बहुत लोग काम करते हैं। क्यों स्मृति ईरानी आगे बढ़ी? अपनी नॉलेज से बढ़ी, उसने मेहनत की पार्टी थी, वो एक्ट्रेस होते हुए उसने पॉलिटिक्स को समझा। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जितने एक्ट्रेस आज तक गए सबसे ज़्यादा स्टडी स्मृति ईरानी के पॉलिटिक्स। और लैंग्वेज पे कमांड भी उनकी, लैंग्वेज पे कमांड है और उसको शब्दों को प्लेस कैसे कितना अच्छा करती है वो।
उसने उसके पीछे मेहनत की है। मैंने मेहनत की है बीजेपी में जाके, मैंने पीछे नहीं हटा। मैं ऐसे ऐसे इलाकों में मैं गया हूँ, आपको किस्सा सुनाऊंगा। उड़ीसा के अंदर कैंपेनिंग करने के बाद में मैं क्या जगह है, बारीपदा एक जगह थी जहाँ रात को कैंपेनिंग की, ख़त्म किया और मुझे कहा गया कि 10-11 बज गए, 10 बजे ख़त्म होती है कैंपेनिंग, तो करीब करीब 11 बजे मैंने कहा भाई कौन से होटल में रुका हूँ? बोला एक होटल है दुर्गा होटल, वहाँ आपका नाम सुन के मेरे को लगा बहुत अच्छा होटल होगा। जब वहाँ मुझे वो कुछ लोग जो साथी थे वो छोड़ने गए तो वहाँ लाइट तक नहीं थी, सुदूर था काफ़ी, लाइट ही नहीं थी। उसके बाद दरवाजे ऐसे थे कि लात मारोगे तो टूट जाएगा। अंदर गए तो तकिया उठाओ तो 10,000 मच्छर। अरे बाप रे। खिड़की तो पेड़ खिड़की में से आ रहा है। बाथरूम का दरवाज़ा नहीं है। बाजू के रूम में लोग शराब पी के हंगामा कर रहे हैं। मैं दरवाज़ा भी नहीं खोल सकता, अगर उनको पता चल जाए कि युधिष्ठिर बाजू के रूम में, तो मेरी तो रात गई। जिस गद्दे पे मैं लेटने गया उसमें खटमल थे। मैंने वो रात पूरी रात बिताई बगैर कंप्लेंट के। ये पहली बार मैं आपके माइक पे बोल रहा हूँ कि मैंने ये दिन भी देखे हैं बीजेपी में, लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं की, काम किया। लेकिन मुझे लगता है पार्टी के लोगों को शायद ये पता चल जाता है कि ये आदमी ने ये भी सहन किया है। तो जब आप पार्टी के लिए जी जान से काम करते हैं ना, तो पार्टी आपको पैशनेट हो गया। डेफिनेटली। मुझे आज भी पैशन है। आज भी मुझे कोई भी पद दे दिया जाए, कोई भी ड्यूटी दे दी जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कर्मठता के साथ काम। चलिए एक मजेदार राउंड खेलते हैं, रैपिड फायर। आपको 1 वर्ड में जवाब देना है जी। आप जैसा जवाब देना चाहे, आप पास करना चाहें तो भी आपकी स्वेच्छा है, लेकिन आप पे है। युधिष्ठिर या गजेंद्र चौहान? युधिष्ठिर। ऑलवेज। ऑलवेज। राजनीति या सिनेमा? राजनीति। अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र? धर्मेंद्र। बी.आर. चोपड़ा पर एक शब्द में कैसे आप डिफाइन करेंगे बी.आर. चोपड़ा को? परफेक्ट मैन। सेट पे आते थे तो कैसे डायरेक्ट करते थे? बहुत शानदार। मुकेश खन्ना साहब? अच्छे मित्र। बात होती है अभी भी? नहीं। नीतीश भारद्वाज? अच्छे साथी हैं। रूपा गांगुली जी? बहुत अच्छे दिल के इंसान। सोशल मीडिया? सकारात्मक हो तो अच्छा है। अभी नहीं है? उसकी नकारात्मक मुझे सूट नहीं करती। आप लाभ उठाना चाहेंगे सोशल मीडिया का? हर कोई उठाना चाहता है, मैं भी। ट्रोल सोशल मीडिया का नकारात्मक पहलू है। FTII? ग्रेट इंस्टीट्यूशन। अगर एक विवाद मिटाना हो अपनी जिंदगी से, कौन सा हटाएंगे? FTI वाला। एक रोल जो दोबारा करना चाहते हैं? दोबारा या जो रोल करना चाहता हूँ? नहीं, एक रोल जो दोबारा परफॉर्म करना चाहते हैं। अजनबी सीरियल का शमशेर। और एक रोल जो करना चाहते हैं जिंदगी में? और नया दिन नई रात का संजीव कुमार। क्या बात। एक गलती जो दोबारा नहीं करेंगे लाइफ में? बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा। एक मिस्टेक जो लाइफ में दोबारा दोहराएंगे नहीं। वो कहते हैं ना श्री कृष्ण कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो उससे सीख जाइए ताकि दोबारा ना कर सकें वो गलती। कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, कोई गलती नहीं। आप डाइटिंग नहीं करना चाहूँगा दोबारा। आपने डाइटिंग की है? और उससे बहुत नुकसान झेला है। ये राज आपने खोल दिया पर्दे के सामने। बहुत डाइटिंग की है और उसका नुकसान झेला है। अच्छा, तो डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। तो आप बता दीजिए ज़रा कैमरे को कि क्यों डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं आज के नौजवानों को यही कहूँगा कि आजकल जो पैटर्न चल रहा है डाइटिंग का वो बहुत गलत है। ये आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाता है और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने डाइटिंग की बदौलत मौत को देखा है और मुझे दूसरी लाइफ मिली। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि डाइटिंग ना करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें
अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा नॉर्मल खाना खाएं, तो आपका जीवन सफल होगा। वरना आपकी सेहत पे एक बार असर आ गया तो आपको बहुत बुरा असर पड़ेगा उसका। तो ऐसा है कि आज की अगर डाइटिंग कोई युवा करता है तो उसका असर बहुत सालों बाद आपकी उम्र तक आते आते होता है? नहीं, इमीडिएटली भी होता है। होता है, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ओके। एक अभिनेता जिसे आज का युधिष्ठिर बनाना चाहेंगे? मैं खुद स्वयं। अच्छा, आज का फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका, आज के समय का? गजेंद्र चौहान। अच्छा, आज का देखें तो मतलब युवाओं में कोई नहीं है? युवाओं में चाहते हाँ, हैं आज के समय का। रणवीर सिंह अच्छा, नेक्स्ट सुपरस्टार है। अगर भगवान कृष्ण एक सलाह दें तो क्या सुनना चाहेंगे? अच्छे कर्म करो, कर्म ही श्रेष्ठ है। यही बहुत बड़ी बात। अच्छी है। इतनी सम्मान, इतनी आलोचना, इतने विवाद, अगर 25 साल का गजेंद्र चौहान आपके सामने खड़ा हो आईने में और यही आपसे बात कहे कि कुछ आपको उसको बताना हो, 25 साल के नौजवान को, आपने तो जी लिया ज़िंदगी, लेकिन अगर वो 25 इयर्स का गजेंद्र चौहान खड़ा हो, आप क्या कहेंगे? आलोचना झेलने की हिम्मत रखना। अच्छा, आप टूटे हैं? नहीं, कभी नहीं। रोते हैं? नहीं, विवाद आए तो रोए? बिल्कुल नहीं। मेरे बल्कि हिम्मत बढ़ गई मेरी। अच्छा। उसने मुझे और स्ट्रॉन्ग किया। और अच्छा। मज़े की बात है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरी पार्टी का, मेरे पार्टी के नेताओं का, जी। जिन्होंने इतना विवाद होने के बाद भी मुझे पद पे पद दिए और मैंने बखूबी निभाया। अच्छा, आज अगर महाभारत फिर बने, इतने एपिसोड्स जैसा आप बताते हैं जी, तो युधिष्ठिर कौन होना चाहिए? गजेंद्र चौहान। आप किसी को देखते ही नहीं है। नहीं, आपने वो रोल जिया है। 140 करोड़ में एक ही युधिष्ठिर है, दैट इज गजेंद्र आपने वो चौहान। रोल जिया है, बिल्कुल जिया। दिन रात मेहनत की है उसके लिए। मैंने उसका होमवर्क कैसे करते थे? मतलब घर आके रटते थे कि ये डायलॉग रटना है? नहीं, डायलॉग हमको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमको स्क्रीन सेट पे डायलॉग दिया, हमने तभी याद की। अच्छा, उसी समय, हमने- देन एंड देयर। किंतु परंतु यद्यपि कदापि कदाचित। तो ये भाषा तो ऐसी हो गई थी उस वक्त। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? मैं भी ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा हुआ कि कभी जैसे ये भाषा आप बोल रहे हैं और आप नॉर्मल भी बात कर रहे हैं तो ऐसे ही बात कर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको जी, कि जी। महाभारत के बाद पहली फिल्म कर रहा था मैं, और उसकी बोरीवली नेशनल पार्क में शूटिंग हो रही थी। तो डायरेक्टर का जो डायलॉग था उसमें मगर था। मगर? ऐसा हुआ तो मगर ये कर डालूंगा, अगर ये हुआ तो ऐसा। तो मैं बार बार यदि बोल रहा था, यदि ऐसा हुआ तो। वो डायरेक्टर बोलते थे महाभारत नहीं है भाई, ये फिल्म है, क्या कर रहे हो आप। मेरे 22 रिटेक हुए थे, लेकिन 23वें रिटेक में भी यदि ही निकला मेरा। फिर उसने कहा कि यार डब कर लेंगे, छोड़ो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इतना जबान पे 3 साल यदि चढ़ यदि गया यदि वहाँ। किंतु परंतु यद्यपि कदाचित, ये सब चलता रहा। लेकिन महाभारत के दौरान इतना इजी हो गया था, ऐसा लोगों को लगता था डिफिकल्ट डायलॉग है, हम लोग लगता था बहुत आसान है। आज के नेताओं में किसमें युधिष्ठिर जैसी सच्चाई आपको दिखती है? नरेंद्र मोदी साहब। क्यों? मैंने कई बार ये कहा है स्टेटमेंट कि नरेंद्र मोदी जो है वो युधिष्ठिर का रूप है, और हर स्टेट में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलेक्शन में एक युधिष्ठिर की आवश्यकता है। क्या अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी के बारे में? उनकी सच्चाई काम के प्रति। तो बाकी लोग सीख पाते हैं उनसे? सीखना चाहिए उनसे। जो नहीं सीख पाते उनको सीखना चाहिए उनसे। उनको ये सबसे पहली चीज़ सीखनी चाहिए, उनका आत्मविश्वास, उनका भरोसा। उन्होंने लोगों में जो विश्वास जगाया। आप देखिए ना, 2014 के बाद 2026 तक 12 साल के अंदर कितना बदलाव आया इस देश में, जिसके पहले ये स्पीड नहीं थी बदलाव की। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी पार्टी को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, लेकिन 2014 के बाद में इस देश में क्या बदलाव आया आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है। आप भी मानते हैं कि जो कंगना रनौत ने कहा कि 2014 के बाद ही हमें फ्रीडम मिली है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पहले भी काम हुआ है, पहले भी अच्छे काम हुए हैं, लेकिन काम की स्पीड बढ़ी है।
अब देखिए ना, वो पहले 12 या 14 किलोमीटर पर डे बनती थी, आज 42 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है। कितना डिफरेंस है। तो अंध विरोध भी है, क्योंकि ये एक नैरेटिव मैंने पढ़ा सर कि लोग एक तो अच्छा नहीं देखना चाहते, तो विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, अंधभक्ति ये भी है कि अगर गलत भी कर रही है सरकार, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो भी नहीं, वो सही कर रही है। अंधभक्ति वो है जब आप किसी काम पे विश्वास करने लगते हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके गलत कामों को भी फॉलो करें, ये अंधभक्ति में नहीं आता। मैं ऐसा नहीं मानता। आपको एनालाइज करना चाहिए। अगर कोई मेरा जिसको मैं चाहता हूँ अगर वो भी गलत काम कर रहा है तो उसको टोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उस बात को उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है अंतर विरोध कर रहा है, अंत विरोध कर रहा है कि हर बात का विरोध करना है, विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। और दूसरा ये है कि विपक्ष जो है इस वक्त देश में बगैर मिशन के, बगैर विजन के, अगर आपको विपक्ष में है तो आप सरकार से बेटर विजन दीजिए देश को। आज आप देश क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इन्होंने ये किया तो हम इससे बेहतर ये करके दिखाएंगे। ये नहीं हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है कि विरोध करना है, मोदी ने जो काम किया उसका विरोध करना है। ऐसा नहीं है ना, मोदी जी हो सकता है कोई गलत काम भी कर रहे हो तो आप बताइए देश को कि ये गलत कर रहे हैं और हम होते तो इससे बेटर ये करते। लेकिन वो किए बगैर एक अंध विरोध, जिसको आप ये शब्द दे सकती हैं कि मैं अंधा हूं विरोध करने के लिए, वैसे ही अंधा हूं भक्ति करने के लिए भी, कि अगर कुछ दोनों एक्सट्रीम है, दोनों चीजें, दोनों अति है। हाँ, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जिन लोगों को अंध विरोध, अंध ये भक्ति कहा जा रहा है, उसमें ये हुआ कि मोदी जी ने अपना विश्वास लोगों में जगाया है काम करके, अच्छा काम करके। ऐसे ही विपक्ष अगर उससे भी बढ़िया काम का विजन देंगे तो लोग उनको भी फॉलो करेंगे, लेकिन वो नहीं हो रहा ना। बड़ी बात है, अच्छी बात कही आपने। क्या आज का समाज महाभारत से कुछ सीख रहा है? महाभारत तो वो ग्रंथ है जिससे घर में भी नहीं, दुनिया का हर सिचुएशन उसमें है, हर घर में है। पहले लोग घर में महाभारत नहीं रखते थे, आज हर घर में महाभारत पहुंच चुका है। तो महाभारत से सीखने का यही है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। रामायण और महाभारत में यही फर्क है। रामायण सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और महाभारत सिखाता है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। दीज आर डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ। श्री कृष्ण से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? कर्म सबसे प्रधान है। आप कर्म कीजिए, करते रहिए, करते रहिए, कर्म फल करते की इच्छा रहिए। मत करिए। वो तो जग जाहिर है कि फल तो देने वाला वो है, लेकिन आप अपना कर्म कीजिए, कर्म श्रेष्ठ है। अच्छा, आज का सबसे बड़ा दुर्योधन क्या है? विपक्ष। मेरे इसमें वो भी है, ऑप्शन भी है जी। विपक्ष तो आपने बताया पॉलिटिकली, लेकिन ऑप्शन सुनिए कि सबसे बड़ा दुर्योधन क्या है। पहला, अहंकार, लालच या सत्ता? अहंकार दुर्योधन है। महाभारत का एक ही कारण है, अहंकार। उसमें हर पात्र का अपना एक अहंकार है। युधिष्ठिर का भी अहंकार है। क्या एआई कभी महाभारत जैसी आत्मा वाला अभिनय कर पाएगा? कभी नहीं। अगर बनने की कोशिश हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा नहीं है उसमें। एआई में आत्मा नहीं है। और कोई भी सब्जेक्ट जो है, कोई भी विषय पे आप कोई भी फिल्म बनाएंगे, सीरियल बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, जब तक उसमें आत्मा नहीं होगी वो नहीं होगा। आपको कार्टून फिल्म में और जीवित फिल्मों में यही फर्क है। रामायण और महाभारत कार्टून में भी बनी, सक्सेस नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि आत्मा नहीं है। सर, आपको इतना ट्रोल किया जाता है, जबकि सेकुलरिज्म जो है वो आपके घर में ही है, इन द सेंस कि आप खुद गजेंद्र चौहान हैं और आपकी पत्नी मुस्लिम धर्म से आती हैं, वो कोरियोग्राफर भी हैं। तो मतलब ये इतना वैरायटी है घर में, तो जब ऐसे सुनते हैं तो कभी मन कचोटता है कि क्या बहस होती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे हिंदू मुस्लिम होता है, विरोधी हैं। अच्छा, क्रिटिसाइज किसको किया जाता है? जो अच्छे काम कर रहा होता है। अब काम नहीं करेंगे तो आपका विरोध कौन करेगा? इसका मतलब मैं काम कर रहा हूँ, चाहे कला हो, चाहे राजनीति हो या समाज। और मुझे समाज सेवा करने का एक शौक़ है। मैंने 22 साल सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में काम किया है, सिने आर्टिस्ट ट्रस्ट में। अभी भी मुझे सिने आर्टिस्ट ट्रस्ट का वापस एडवाइज़र बनाया गया है इस वक्त। तो मुझे समाज में काम करने का शौक़ है। विरोधी आने चाहिए।
विरोधी तो होने चाहिए, तभी तो आप अच्छा काम करेंगे। आपका विरोधी नहीं होगा तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे विरोधी हैं। अच्छा है, थैंकफुल। अच्छा, मुझे बताइए कि हम आखिरी पड़ाव पर हैं इस इंटरव्यू के, जी। आखिरी 5 मिनट। आपकी लव मैरिज है, आपने बताया जी। बातों ही में, तो प्रॉब्लम हुई घर में? कभी नहीं। क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज है, तो प्रॉब्लम हुई? नहीं, कभी नहीं। ये डिस्कस ही नहीं होता मेरे घर में। मेरे घर में नहीं, जब शादी की बात हो रही थी नहीं, मेरे तो... मैच्योर थे हम लोग, वी वर मैच्योर्ड इनफ। मुझे शादी के 17 दिन के बाद महाभारत मिली थी। माई वाइफ प्रूव्ड लकी फॉर मी। अच्छा, युधिष्ठिर का जो रोल मिला था वो शादी के 17 दिन के बाद। और फिल्म इंडस्ट्री में... अच्छा, उस वक्त शादी हो गई थी आपकी? जी, शादी हो गई थी। और तो फिर कंप्लेन नहीं की पत्नी ने कि अब तो बहुत समय तुम यही दोगे, अभिनय को दोगे? नहीं, तो वो भी तो बिजी थी ना। नहीं, हम दोनों बहुत लकी हैं कि कला के क्षेत्र से हैं दोनों, और एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव ए वाइफ लाइक दैट, यू नो। क्योंकि वाइफ जो है, जिसे अर्धांगिनी कहते हैं, वो आपका साथ देने होने वाली चाहिए, आपका विरोध करने वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोनों दो पहिए हैं, तभी तो गाड़ी चलेगी ना। तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ? कभी नहीं, आज तक नहीं, आज तक नहीं। और कभी फेस भी नहीं किया परिवार में? है जी, परिवार में कभी फेस भी नहीं किया ये चीज़? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। या समाज में भी नहीं? देखिए, ऐसा है, वो सैयद फैमिली से हैं, जो कि हमारे यहाँ अगर हिंदू में कहा है तो ब्राह्मण का लेवल होता है, स्तर होता है। और मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, और बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। और मैं तभी मैंने आपसे पूछा, बहुत खुश नसीब हूँ कि एक हमारा जो बेटा है वो इतना सुपर इंटेलिजेंट है कि गोल्ड मेडल लेके आया स्टडीज़ में, और इतनी सारी डिग्री होल्ड करके आज बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। और आप तो डॉक्टर बन नहीं पाए, वो डॉक्टर बन गया। उसने मेरी सारी जो कसर थी वो पूरी की। और मज़े की बात है कि मेरी डॉटर इन लॉ भी डॉक्टर है, और एक अच्छा खेलता हंसता खेलता परिवार है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं बहुत खुशनसीब इसलिए हूँ कि कहते हैं कि जिसका घर सुखी उसका सब कुछ सुखी। हाँ, मैं ये पूछूंगी आपसे कि आपके लिए खुशी क्या है? मेरी खुशी यही है कि मेरा परिवार मेरे साथ है, और परिवार साथ होता है तो उससे बड़ा सुख हो नहीं सकता। फिर चाहे कितने भी रोड़े आए, कितना भी उतार चढ़ाव आए ना, हमारी ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी हम लोग हारे नहीं इस बात से, कभी पीछे नहीं हटे कि ये सिचुएशन ज़िंदगी की ऐसी, उससे लड़े और जीते, और उसमें पूरे परिवार का साथ रहा। देखिए, मैं अकेला आया था मुंबई, मेरी पत्नी मिली मुझे, उसके माध्यम से मेरा एक बेटा मिला, आज बेटी की शादी हो गई, एक और बिटिया मिली हमें, फिर अब उसकी एक और बिटिया हो गई, तो परिवार के 5 आदमी हो गए। अकेला आया था, पोते पोती हो गए अकेला आया था। तो एक परिवार है जो संगठित है, और जिसका परिवार सुखी उसका सब कुछ सुखी, बस। अच्छा, मुंबई या दिल्ली? मुंबई। ऑलवेज? ऑलवेज। वो बात सच है कि देखिए, मैं इसको तो... ऐसे मानता हूँ कि ये प्रश्न मेरे पैर सामने आया है कि जन्म भूमि या कर्म भूमि। भूमि जो है वो माँ है, उसको बांटा नहीं जाता, उसको जन्म भूमि और कर्म भूमि मत बांटिए, वो माँ है, वो किसी भी रूप में आपकी, चाहे जन्म भूमि के रूप में चाहे कर्म भूमि के रूप में, तो मैं उसको सेपरेट नहीं मानता। तो सक्सेस क्या है आपके लिए? आप सक्सेसफुल हैं आज? सक्सेस का मापदंड इस हिसाब से नहीं जाना जा सकता कि आप कलाकार के रूप में कितने सफल हैं या राजनीति होने के नाते कितने सफल हैं। सफल ये है कि एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बस। अच्छा। यही सफलता है, यही है कि काम किए जा रहे हैं, ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, परिवार के साथ है, बस ये मेरा सुख है। अच्छा, ट्रोल्स को जवाब देना चाहिए या नज़रअंदाज कर देना चाहिए? नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आपने जवाब दिया है कभी? जवाब देंगे तो और ट्रोल हो गया, मैं नहीं देता हूँ। क्या कभी किसी ने माफ़ी मांगी? जिसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि लॉर्ड जीसस की जो लाइन है, फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। माफ कर, उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें क्षमा कर दो, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे। क्या कभी किसी ने माफ़ी मांगी जिन लोगों ने आपको गलत समझा? FTI के स्टूडेंट्स ने माफ़ी मांगी मेरे से। उनको लगा कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट। इतनी लंबी हड़ताल के बाद? इतनी लंबी हड़ताल के बाद, इतना हंगामा होने के बाद में क्या होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना, उसमें पॉलिटिशियन घुस जाते हैं, एंड इट बिकेम आउटराइट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बेसिकली। और अभी भी आपने जो स्टूडेंट्स का देखा, उसमें सारे पॉलिटिशियन घुस गए,
इसीलिए फेल हुआ वो। अगर सिर्फ स्टूडेंट का होता ना, बहुत बड़ा सक्सेस होता है। पर ये तो सक्सेस उनकी नज़र में तो उन्होंने कहा, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। चलिए, समय बताएगा ये तो। अच्छा, अगर आपकी जिंदगी पर फिल्म बने तो विलेन कौन होगा? विलेन का रोल ही नहीं होना चाहिए मेरी जिंदगी की फिल्म। अरे अभी आप कह रहे हैं विरोधी होने चाहिए। नहीं, विरोधी तो होने चाहिए, पर वो तो जैसे एक बड़ा विलन कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। अच्छा, हाँ, गुस्सा आता है? विरोधी बहुत है। गुस्सा आता है? गुस्सा बहुत आता है मुझे। आता है? हाँ, झूठ पे आता है। अच्छा। और वो इतना ज़्यादा होता है कि लिमिट पार हो जाती है फिर। अरे मैं झूठ नहीं सहन कर सकता। मेरे फादर ने एक बार मुझे कहा था कि ग्लास जो है वो टूट जाए और कोई मुझसे आके कहे कि ये ग्लास मैंने तोड़ दिया है, तो मुझे उतना गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन कोई मर्डर करके आए और मुझसे झूठ बोले कि मैंने नहीं किया, तो फिर मैं उसका मर्डर कर दूंगा। मतलब गुस्सा उस लेवल का आएगा। झूठ पे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आता है तब ये नहीं कहते मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूँ, मुझे कैसे गुस्सा आएगा? नहीं, अभी माहौल बदल गया है, मैच्योरिटी आ गई है थोड़ा। ये आता था गुस्सा, यंग एज में आता था, बहुत गुस्सा आता था, अनलिमिटेड आता था। अब नहीं आता। अब कंट्रोल हो गया, काफी बदलाव आ गया जी जिंदगी में। पत्नी के साथ खटपट होती है? रोज होती है, उसके बगैर तो जीवन नहीं है ना। उसके बगैर जगह नहीं। उसके बगैर जीवन नहीं। ठीक है। और आपने अपने बारे में सबसे झूठी खबर कौन सी पढ़ी है? अरे यार, ये मेरे बारे में क्या लिख दिया, या क्या छाप दिया, या क्या हो गया। रोज ही होता है कुछ ना कुछ। फिर भी एक कोई खबर जो बिल्कुल दिल में बैठी है, मेरे बारे में इतना झूठ कैसे कोई लिख सकता है? मुझे याद नहीं। कुछ तो होगा, मन में तो टीस होगी। यही एफटीआई को लेके। नहीं, ये मेरी योग्यता पे जब सवाल उठा ना, तब जी। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शायद वो अज्ञानी थे, मेरी योग्यता को जान नहीं पाए। आज भी मैं बोलता हूँ, मैं बहुत सारे बड़े लोगों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं उनसे बेहतर काम कर सकता हूँ। और ये अहंकार नहीं है? अहंकार नहीं है ये। मुझे ये भरोसा है अपने ऊपर, मेरा विश्वास है, स्वाभिमान है। मेरा स्वाभिमान है। मुझे आज भी लगता है कि ये जो आदमी काम कर रहा है, इससे तो मैं बहुत बेहतर हूँ। इसने जो स्टेटमेंट दिया है, अगर मैं इसकी जगह होता तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे सकता, बहुत अच्छे शब्दों के साथ दे सकता था। मैं बहुत सारे लोगों को टीवी पे जब सुनता हूँ तो मुझे अचंभा होता है कि ये इस पद पे रह के इस तरह की बात कर रहा है। ये अद्भुत है। नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, राजनीति में हैं, फिल्मों में हैं, दूसरे क्षेत्रों में हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे रह के छोटी बात कर जाते हैं। आपकी एक डिग्निटी होती है, आपका एक स्वाभिमान होता है, आपका एक रुतबा होता है। वो अहंकार से मत जोड़िए उसे। भगवान ने मुझे एक पॉपुलैरिटी दी है और वो अद्भुत है। ये शायद मेरे ऊपर कृपा है, और मैं कृपा को हर ज्ञान से ऊपर मानता हूँ। वो ऐसे एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। 2 क्रिकेटर इस देश में एक साथ चले थे, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ऊपर कृपा हुई, विनोद कांबली के ऊपर कृपा नहीं हुई। जबकि मुझे लगता है कि विनोद कांबली बहुत अच्छा बैट्समैन था अपने ज़माने में। क्यों नहीं हुई? कृपा नहीं हुई। गुरु की कृपा जो होती है ना, वो इन सब विज्ञानों से, इन सब एजुकेशन से सबसे आगे होती है। ये तंगहाली थी इसीलिए? नहीं, तंगहाली नहीं होती। तंगहाली से तो क्यों, सचिन भी बहुत अच्छी स्टेज में नहीं था लाइफ की, गुरु सब कुछ। लेकिन उसने अब सचिन को कभी देखा आउट होने के बाद विरोध करते हुए कंपायर का? कोई मैच दिखा दीजिए, अगर उसने कह दिया, उसने मान लिया, चाहे वो गलत डिसीजन दिया अंपायर ने, लेकिन वो गर्दन झुका के अपना चला। ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका किरदार है। बल्कि ऐसे भी क्रिकेटर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग विरोध किया ग्राउंड के अंदर रहते हुए, तो अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं। लेकिन सचिन ने पूरे कैरियर में, इसीलिए वो क्रिकेट का भगवान कहला है। वो स्टेज लाना जिंदगी में।
अगर मैं हर बात पे रिएक्ट करता रहूं तो शायद मेरा युधिष्ठिर का तमगा निकल जाएगा। आप बिलीव कीजिए, मुझे माइथोलॉजी के रिसेंटली अभी जो बन रहे हैं उसमें बड़े बड़े रोल ऑफर हुए। अच्छा। मुझे भीष्म पितामह भी ऑफर हुआ। क्यों नहीं करना? नहीं, मेरा जो टैग है वो खत्म हो जाएगा। आपको युधिष्ठिर के मैं साथ ही युधिष्ठिर जीना चाहता हूँ, उसी के साथ, उसी के तरह टिल योर लास्ट, टिल माय लास्ट ब्रेथ, और उसके बाद भी। अच्छा, लोग आपको वैसे ही याद रखें। ऐसे ही याद रखें। वो अभी मुझे कृपाचार्य एक बड़े बड़े उसमें प्रोग्राम में ऑफर आया, मुझे रावण का रोल आया अभी मेरे पास ऑफर, जबकि मैंने रामलीला दिल्ली जो कुछ रामलीला था उसमें रावण का रोल किया था मैंने, और बहुत सफल हुआ था, बेस्ट एक्टर अवार्ड आया था। अच्छा। तो उसके बाद अभी ऑफर हुआ है, मैंने कहा नहीं। तो वो रामलीला में कर लिया आपने? रामलीला में कर दिया। रामलीला तो एक लोकल होता ना, और दिल्ली से ही है तो इसीलिए। दिल्ली से है। एक आखिरी सवाल जी, कि श्री कृष्ण आपके सामने बैठे हों जी, तो और दर्शन देने आए आपको, जी, और वो कहें कि मांग बेटा जो मांगना है, तथास्तु मैं कहूँगा, तो आप क्या मांगोगे? मुझे अपना रोल करने का एक अवसर दे दीजिए, ये मांगोगे? वेरी लवली टॉकिंग टू यू गजेंद्र सर, एंड इट इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगा कि आपसे बात करके कि आप खामखा ही विवाद में फंस जाते हैं, बेवजह ही विवाद हो जाता है। मैं आपकी इस बात को बहुत इज्जत के साथ ले रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, और ये सच्चाई है। ये खामखा लोग मेरा विरोध करते हैं। अगर सच में विरोध करना है और मेरी उस बात में कोई गलत बात है तो आप विरोध कीजिए, कोई अफसोस नहीं मुझे। और आज भी जो विरोध करते हैं मैं उन्हें माफ़ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आपकी सोच ऐसी होगी शायद। तो मैं चाहूँगी दर्शकों, आप ये पॉडकास्ट पूरा देखें। आपके मन में बेशुमार परसेप्शन भरा हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी एक पक्ष ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सुनना ज़रूर चाहिए। बी अ गुड लिसनर। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार।